तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 1 नवंबर, तो नए महीने की स्टार्ट करेंगे कि नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे महीने बरकरार होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप लोग सिस्टमेटिक वे में अपनी चीजों को लेकर नहीं चलोगे तब तक चीजें जो हैं उस पैटर्न में आएगी नहीं। देखो यार, अगर बिना किए हुए सारे काम हो जाया करते तो कोई भी इंसान जो है इस धरती पर सिस्टमेटिक वे में काम करता हुआ नजर नहीं आता है। तो इसलिए कोशिश करना है। एंजॉय कर रहे हो अपनी सेहत। हाँ, आवाज बिल्कुल सही आ रही है। किसी को आवाज में कोई दिक्कत हो तो बताना। बाकी ये जो आप लोगों को पिक्चर दिख रही है जिसमें बेसिकली बात की जा रही है आईएएस ऑफिसर के बारे में, ये नोएडा की एक सोसाइटी का केस है। इसके बारे में अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा। पर सबसे पहले आज का जो डिस्कशन है वो बड़ा ही डिफरेंट सा और बहुत ही शानदार रहने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट और प्यारे प्यारे आर्टिकल हैं, तो सारे डिटेल में तसल्ली में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि यह है कि एंड तक आप लोगों का मजा आने वाला है। देखिए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि जिंदगी में कॉन्टिन्यूटी बना पाते हैं। जैसे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉर्निंग में टाइम पर आकर अपना लेक्चर देखते हैं और फिर पूरे दिन को सिस्टमेटिक वे में लेकर अपना चलते हैं। पर लेकिन आप लोगों को बहुत सारे ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि कोशिश तो करते हैं पर लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप लोग एटलीस्ट टाइम पर अपनी चीजें कर पा रहे हो तो अपनी पीठ थपथपा लेना। बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं पर लेकिन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मतलब यह है कि आप लोगों को कोई ना कोई इस तरीके का अपना एक पैटर्न ढूंढना है जिससे कि अपने आप को आप लोग मोटिवेट कर सको। और वो सबसे आसान तरीका है कि अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर आओ। और डिसिप्लिन में लाने का सबसे आसान तरीका है कि बिस्तर पर जाने से पहले डेली अगले दिन का अपना शेड्यूल बना लो। तो किस किस ने वो शेड्यूल बना लिया है आप लोग बताइए, और कौन कौन अभी अगर नहीं बना है तो वीडियो के जस्ट बाद में अपना जो शेड्यूल कंप्लीट करोगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। ये आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी में कई बार हम लोग को एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि सोसाइटी में हमारा ट्रीटमेंट कैसा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा एंगल आप लोगों को डिफरेंट नजर आएगा। ये जो बेसिकली आईएएस ऑफिसर है यहाँ पर, इनके द्वारा थप्पड़ जड़ दिया गया एक महिला को। आखिर मुद्दा क्या था? मुद्दा यहाँ पर यह था, ये जो आईएएस ऑफिसर हैं एक सोसाइटी की लिफ्ट में थे और लिफ्ट के अंदर में एक महिला अपने पालतू कुत्ते को लेकर जा रही थी। और आप लोगों को याद होगा पिछले दिनों भी कई सारे ऐसे केसेस सामने निकल कर आए कि कुत्ते ने क्या किया, कई सारे बच्चों को काट लिया। क्योंकि लिफ्ट में कुत्ते को लेकर जाते हैं तो लिफ्ट में और भी लोग खड़े रहते हैं, तो कई बार कुत्ता जो होता है वो बेकाबू हो जाता है, कई बार काट लेता है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। इसकी वजह से यहाँ पर ये बोला गया था सोसाइटी के अंदर में भी और हर जगह कि कुत्ते के मुंह पर अगर लिफ्ट में लेकर आप लोगों को जाना है तो जाली बांध के रखो। पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर महिला अपने कुत्ते को लेकर आई, उसके मुंह पर जाली भी नहीं थी और आईएएस साहब को लगा कि हो सकता है कि ये कुत्ता काट ले, तो उन्होंने यहाँ पर महिला को बोला कि इसके मुंह पर जाली वाली बांधो, और कुछ बातें इस तरीके से बोलना स्टार्ट कर दी। महिला गुस्से में आ गई, क्योंकि कई सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा कुत्ते को लेकर बड़े सीरियस रहते हैं, क्योंकि वो कुत्ते को अपने घर के मेंबर जैसा ट्रीट करते हैं। पर लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बाहर वाले जो इंसान है वो कुत्ता उनको कैसे ट्रीट करेगा। तो इसकी वजह से कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। तो हुआ यूं कि यहाँ पर ये जो महिला थी, यहाँ पर इन्होंने आईएएस साहब के हाथ में से जो मोबाइल था वो छीनकर फेंक दिया। तो इसकी वजह से आईएएस साहब को जो है वो गुस्सा आ गया और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। तो ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि एक तरीके से यहाँ पर क्या कोई आईएएस ऑफिसर जो है वो इस तरीके का डिसीजन ले सकता है कि वो किसी को थप्पड़ मार दे। अगर लग रहा था कि ऐसी कुछ दिक्कत देखने को मिल रही थी तो यहाँ पर सोसाइटी में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जाकर रिपोर्ट कर सकते थे। तो ये बिल्कुल ही एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबल चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आई। और इससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आईएएस ऑफिसर साहब जो है वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर साहब है। मतलब एक ह्यूज सर्विस करने के बाद में, एक पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद में, जब इस एज में इंसान आ गया उसके बाद भी इंसान को गुस्सा आ रहा है, वो भी इस लेवल का कि वो महिला को थप्पड़ मार दे रहे हैं, तो ये कितने हद तक वाजिब है। तो इसमें आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। महिला भी गलत है, जब सोसाइटी में बोला गया कि कुत्ते को लेकर अगर चलना है तो मुंह पर उसके जाली लगा ले। तो दोनों में से किसकी गलती है अगर आप लोगों से मैं पूछूं, आप लोग किसको सही बोलोगे? तो देखिए, असली में ना जिंदगी में आप लोग एक बात ध्यान रखना कि सोसाइटी में आप लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हो ना, ये रियलिटी में दिखाता है कि आप लोग का कैरेक्टर कैसा है। वरना घर पर तो या फिर लोगों के सामने ना कई बार क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा बन के दिखाते हैं कि हाँ, किसी अगर कोई लड़का लड़की नए नए रिलेशनशिप में है तो अपने आप को इतना परफेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं दिखेगी। पर जैसे जैसे एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हैं तो वो पोल खुलनी स्टार्ट हो जाती है। अरे यार, ये तो इतना गंदा है, नहाता भी नहीं है ठीक है ये भाई साहब तो खाना भी बड़े गंदे तरीके से खाता है, ठीक है, कई दिनों तक मंजन भी नहीं करता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन वैसे दिखा जाएगा भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट बंदा है, ठीक है, दूर से जब देखेंगे तो इंसान का पता चलता है उसको बरतने के बाद में। नहीं कहते कि कुछ दिनों तक इंसान को एक दूसरे के साथ में छोड़ दो तो उनकी पोल खिल जाएगी। और यही चीज आप लोगों को देखने को मिलती है यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में। रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे, आप लोग का जो एथिक्स का पेपर होता है ना, और आप लोग का जो एसए का पेपर होता है,
ये एथिक्स और जो एसे है बेसिकली ये इसीलिए रखे गए हैं पेपर क्योंकि इसमें इंसान की पोल खुल जाती है। 200-250 शब्द या 150 शब्द तो कोई भी लिख कर निकल लेता है, ठीक है, आंसर राइटिंग की 150 शब्द में 200 शब्द में, ठीक है, एक बार को लिख ली इंसान ने जुगाड़ पानी करके। पर लेकिन जब यहाँ पर 1000-1200 शब्द का निबंध लिखा जाता है भाई साहब, तब उसके अंदर के जो है हैवान बाहर निकल कर आता है, उसकी असलियत सामने निकल कर आती है ठीक है। तो ये चीज इसीलिए रखी गई है वहां पर, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो जिस इंसान ने यहाँ पर उस चीज को कंट्रोल करना सीख लिया वो इंसान हमेशा लाइफ में भी आप लोगों को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चीजों को पैटर्न में लेता हुआ ढंग से चलता हुआ आगे नजर आएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें। आई होप कि आप लोग कुछ नया मनोरंजन या फिर कुछ नई चीजें जानने को सीखने को मिली होगी। बाकी आप लोग ये क्या रहा है वो आप लोग बताइएगा जरूर। आज की बहुत ही प्यारी सी कोटेशन है, आज के एडिटोरियल और आज के जो आर्टिकल है बहुत ज्यादा है यहाँ, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मजा आएगा डिस्कशन में। मैं तो मजा लेने वाला हूँ, आप लोग बताइएगा आप लोग आएगा कि नहीं आएगा। पर ये बात है जब मैं मजा लूंगा तो आप लोगों का भी आएगा है कि नहीं। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, कई बार आप लोगों ने सुना ना किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है, तो यहाँ पर किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है, उसे हम ही बनाते हैं, हम ही अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने जुनून से। रियलिटी में अगर माना जाए तो कई सारे लोग कहते हैं किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, कई सारे लोग कहते हैं किस्मत होती है। तो आप लोगों का क्या मानना है, किस्मत होती है या फिर नहीं होती है? आप लोग इसको क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि किस्मत होती है। मैं कहूंगा कि 95% जो है वो आप लोग की मेहनत होती है और 5% आप लोग इसमें किस्मत को भी दे सकते हो, क्योंकि उस पोजीशन में वहां पर आप लोग खड़े हो तो ये आप लोग की किस्मत है। कोई पर्टिकुलर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई, पर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना वो आप लोग की मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो नहीं कहते कि माझी मूवी का डायलॉग बड़ा दिल छूने वाला डायलॉग है यार, कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो ये बड़ा ही एक ऐसा डायलॉग है जो कि अंदर से झकझोर दे वाला है। तो इसलिए यहाँ पर अगर जिंदगी में कुछ भी आप लोग चाहते हो ना, अगर चाहते हो कि जिंदगी में कुछ भी टारगेट अचीव करना, तो एटलीस्ट किस्मत को मत कोसना कभी भी, अपने टारगेट को खुद से राइट तरीके से सही डायरेक्शन में लेकर चलना, स्टार्टिंग से सिस्टमेटिक वे में। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग चीजों को अचीव करते हुए भी नजर आओगे और आप लोगों के अंदर मोटिवेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में पहचानो कौन है। आज इनके बारे में एक आर्टिकल भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और इनके ऊपर एक पुरस्कार भी है जो आज ही बेसिकली न्यूज में है, तो देखेंगे आज ही के न्यूज़पेपर से रिलेटेड है यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले डिसिप्लिन टेस्ट में कितने नंबर हैं आप लोग के बताइएगा जरूर, क्योंकि बहुत सारे लोग कोशिश तो करते हैं जिंदगी में, पर बहुत सारे लोगों की कोशिश जो है वो रिजल्ट नहीं लेकर आ पाती है। अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों की कोशिश रिजल्ट लेकर आ रही है तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जिंदगी को लीड कर सकते हो, क्योंकि ये वो बेसिक चीजें हैं जिसमें चाहे आप लोग नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बात कर लो, इलोन मस्क के बारे में बात कर लो, चाहे रोनाल्डो के बारे में बात कर लो, आर्नोल्ड के बारे में बात कर लो, ये ऐसी चीजें हैं, सचिन तेंदुलकर साहब के बारे में बात कर लो, एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में बात कर लो, जो हर एक इंसान जो है वो फॉलो करता हुआ नजर आता है, जिसने ये चीजें फॉलो कर ली सिस्टमेटिक वे में। हाँ, ये लास्ट वाली जो है ये तो हमारी पर्सनल है, ठीक है क्योंकि ये सारे लोग ये फॉलो नहीं करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए है, वीडियो को फीडबैक देना, अपना प्यार दिखाना, लाइक या डिसलाइक करके बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। बाकी और सारी चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हर एक इंसान अपनी जिंदगी में फॉलो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, आज है 1 नवंबर और आज सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वीगन डे। वीगन शब्द का मतलब किस किस को पता है कि यार ये वीगन है? वीगन का मतलब होता है प्लांट बेस्ड फूड का यूटिलाइजेशन करना या यूज करना। इवन दूध भी नहीं लेते हैं, तो दूध को भी मतलब एक तरीके से इसमें इग्नोर किया जाता है। ये कोकोनट मिल्क जैसी चीजों को यूटिलाइज करते हुए नजर आते हैं। तो एक तरीके से कंप्लीटली प्लांट बेस्ड चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहना। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, दुनिया के अलग अलग देशों में स्टडी की गई है और ये देखा गया कि जो लोग जो है प्लांट बेस्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा ही दुरुस्त रहता है और इसी के साथ में उनका जो लाइफ ड्यूरेशन है ना, यानी कि उनकी जो जिंदगी की जो एज है बेसिकली, वो एज भी आप लोगों को लंबी देखने को मिलेगी। ये काफी एक मतलब एक स्टडी वाली बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिसके ऊपर काफी रिसर्च और स्टडी हुई है। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो यहाँ पर वीगन की बात कर रहा हूं, मैं वेजिटेरियन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगर दूध भी आप लोग पीते हो तो भी आप लोग वीगन नहीं हो। ये मतलब यहाँ पर मानी जाती है कि एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को यूटिलाइज करना ही नहीं है, आप लोगों को कंप्लीटली प्लांट बेस्ड चीजों का यूटिलाइजेशन करना है। तो शायद ही मुझे लगता है कि कोई हम में से शायद ही कोई वीगन होगा। हाँ, वेजिटेरियन बहुत सारे होंगे जो कि बेसिकली नॉनवेज नहीं खाते, या फिर नॉनवेज खाने वाले बहुत सारे होंगे, तो वो तो आप लोगों की पर्सनल चॉइस है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, वो एक अलग चीज है। पर वीगन एक ऐसी चीज है कि जिस इंसान ने अपना ली, ये माना जाता है कि उसकी एज भी आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, एक बार डिस्कशन कर रहे थे हम, 3-4 दोस्त बैठे हुए थे, मैंने कहा वेजिटेरियन अच्छा है या फिर नॉनवेज अच्छा है, एक ने बोला वीगन अच्छा है, तो दूसरा बोला
कि वीगन रहने से अच्छा तो मर ही जाओ, फिर बची क्या गया जिंदगी में। वो जो बंदा था ना, वो नॉनवेज खाता था, कह रहा वीगन रहने का मतलब क्या भाई साहब, जिंदगी खत्म हो जाएगी फिर तो, फिर करना है क्या, जी क्यों रहे हैं, जीना छोड़ दें। मैंने कहा अच्छा जी। तो ये अपनी अपनी चॉइस है यार, अपनी अपनी लाइफ है। और आप लोगों को पता है पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो हम लोग क्या खाना है, क्या पहनना है, किस रिलीजन को फॉलो करना है, कल्चर का क्या पार्ट है, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट हैं और आप लोग अपने हिसाब से इनको एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड वीगन डे में बोला गया फ्यूचर नॉर्मल, ये इसकी थीम रखी गई है, कैसे हम लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो एक नया मंथ स्टार्ट हो गया आज से। तो हाउस द जोश, जोश हाई लग रहा है कि मतलब ढीला ढीला लग रहा है? तो जोश जो है वो बिल्कुल हाई रखना यार, बिल्कुल। अगर आप लोग चीजों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चलोगे तो ही आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल पाओगे आगे। ठीक है, आज का डिस्कशन अब बढ़ाते हैं आगे इंपोर्टेंट डे के बाद में। अब बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। ये जो आर्टिकल है ना, बड़ा ही शानदार आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल इतना डिटेल में डिस्कस करूंगा और आगे आने वाले 3-4 दिन तक इसके ऊपर एडिटोरियल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आज भी इसके बारे में 2 जगह आर्टिकल आया, एक तो यहां पर फ्रंट पेज पर, एक 10वें पेज पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक और आर्टिकल है यहां पर इसी से रिलेटेड, वो है पेगासस के बारे में। पेगासस एक ऐसा प्राणी है एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा वायरस है जो कि बार बार न्यूज में देखने को मिलता है और फिर से न्यूज में आ गया है। और इसके बारे में मैं पूरा डिस्कस आप लोगों से करने वाला हूं, कई सारी बातें, क्या है ये, कौन है, कहां से आया, आखिर फिर से न्यूज में क्यों आ गया है, उन्हें कौन है ये, कौन है ये, कहां से ये आया। तो ये पेगासस वायरस सबके ऊपर छाया, तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग देखने को मिलता है तो एक क्वेश्चन मार्क लगाती है कि किस तरीके से हम लोग अपनी डेमोक्रेसी को लेकर चल रहे हैं, अपोजिशन को किस तरीके से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। तो इसके चलते यहाँ पर इसके बारे में कई बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों में बताने वाला हूँ। ठीक है, बेसिक समझते हैं आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा यहाँ पर यह कि एप्पल का जो फोन है, कई सारे लोग जो है एप्पल का फोन यूज करते हैं, आप लोगों में से भी कईयों के पास होगा। तो जो एप्पल का फोन है उसने क्या किया, जो लीडर हैं, खासकर जो अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन की पार्टी हैं, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर जो कि हमारे देश के अंदर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग देखते हैं, जैसे मल्लिका अर्जुन खड़गे हो गए तृणमूल कांग्रेस के, इसी के साथ में यहाँ पर MP महुआ मोत्रे हो गए, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो चीफ हो गए फॉर्मर जो अखिलेश यादव, इसी के साथ में राहुल गांधी साहब हो गए, मतलब कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, उनके फोन पर एप्पल ने खुद नोटिफिकेशन भेजकर ये बोला कि आप लोगों का जो फोन है वो कहीं ना कहीं ट्रेस किया जा रहा है, उसके ऊपर अटैक हुआ है। और ये जो अटैक हुआ है वो किससे हुआ है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक बताया गया है। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का मतलब समझते हो, यानी कि खुद सरकार यहां पर ये काम कर रही है, ये खुद एप्पल ने यहां पर इन लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन पब्लिक में आया तैसे ही यहां पर सबको यहां पर बेसिकली हाहुल्ला होना स्टार्ट हो गया। और राहुल गांधी साहब ने तो आकर पब्लिकली ये बोल दिया कि यार ये ऐसी हरकत बैकएंड में तुम कर ही क्यों रहे हो, ये लो मेरा फोन ले जाओ और मेरे फोन में देख लो तुमको जो जो करना है। तो ये चीजें यहां पर सामने निकल कर आई। तो इसके चलते यहां पर जिन जिन लोगों के ऊपर यहां पर ये अटैक देखने को मिला, उसके चलते बहुत बड़ा इशू बन गया। तो यहां से तो कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा नहीं, क्वेश्चन कहां से पूछेगा, अब वो बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर हम लोग बात करेंगे, नॉर्मली जो पहले बात की गई थी वो बात की गई थी पेगासस के बारे में, कि पेगासस का इस्तेमाल किया जाता है। इवन आप लोगों को याद होगा हमारे देश के जब उस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका नाम था NV रमन साहब, उनके द्वारा यहां पर एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई थी। यहां पर ये एक कमेटी का नाम था जिसका नाम रखा गया था RV, ये था बेसिकली रविंद्रन, ये कमेटी, ये इसके हेड बनाए गए थे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज, ये देखने के लिए कि जो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अपोजिशन की पार्टी आरोप लगा रही है वो आरोप सही है या फिर गलत है, इसके बारे में यहां पर ये बातें देखने को मिली थी। मतलब क्या था, मतलब यहां था कि अपोजिशन आरोप लगा रही है सरकार के ऊपर में, सरकार हमारे फोन को टैप कर रही है, और हमारे नहीं, इवन बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर के फोन, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे ऐसे लोगों के भी फोन जो हैं वो ट्रेस किए गए, फॉर्मर जज या फिर कोई भी इस तरीके से फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। तो इसके चलते काफी सारे आरोप यहां पर देखने को मिले। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, इसी को यहां पर चेक करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, ये कमेटी का नाम आप लोग याद रखिएगा, जस्टिस रविंद्रन कमेटी थी। यहां पर ये बनाई गई थी आलोक जोशी, फॉर्मर IPS ऑफिसर 1976 बैच के, और इसी के साथ में यहां पर एक नाम था यहां पर सुंदीप जो ओबरे। तो इनके नाम यहां पर इसके अंदर रखे गए इस कमेटी के, कि ये चेक करना है कि रियलिटी में ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सही है या फिर गलत है। हालांकि वेस्ट बंगाल की सरकार तो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी इस चीज को लेकर, उन्होंने खुद ने अपनी एक कमेटी बना दी, ठीक है, जिसमें उन्होंने मदन B लोकुर को रखा, फॉर्मल कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस, इसी के साथ में यहां पर ज्योतिर्मय जो भट्टाचार्य हैं उनको यहां पर रखा। इन्होंने बोला कि इस एलिगेशन को हम लोग अपने लेवल पर चेक करने वाले हैं।
तो इसलिए यहां पर सबसे पहले तो ये कमेटी के नाम डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीजें, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा पेगासस के बारे में। पेगासस को लेकर यहां पर कई सारी बातें और भी बोली गई हैं पास्ट में। यहां पर इवन कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछा, यस या फिर नो ये बता दो, यानी कि तुमने यूज किया है या फिर नहीं यूज किया है, तुम ये बता दो। तो काफी खतरनाक बात थी यहां पर उस टाइम पर, और इसके चलते यहां पर बहुत सारे आर्टिकल भी आप लोगों के पास्ट में यहां पर ये डिस्कस किए गए थे। तो ये काफी बड़ा इशू बन गया था। आखिर ये पेगासस है क्या? पेगासस एक तरीका स्पाईवेयर है या फिर एक वायरस बोल सकते हैं, जो कि इजरायली कंपनी जिसका नाम है NSO ग्रुप, उसके द्वारा ये बनाया गया था। इजरायली कंपनी ने इसको क्यों बनाया? इजरायली कंपनी ने इसको इसलिए बनाया था कि कल को चलकर हमारे देश के अंदर में अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, कोई भी उल्टी सीधी हरकतें होती है, तो बेसिक मुद्दा यहां पर यह था कि इजरायली कंपनी यहां पर यह चाह रही थी कि गवर्नमेंट को यह बेचा जाए, जैसे कि नहीं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया या फिर रशिया की गवर्नमेंट को दे दिया या फिर जापान की सरकार को दे दिया, कि वो क्या कर सके कि टेररिस्ट के जो फोन है उनको ट्रेस कर सके, और फोन को ट्रेस करके पता लगा जा सके, उनकी बातों को सुना जा सके, उनकी चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सके, कि कल को चलकर देश के अंदर में कोई टेररिस्ट अटैक न देखने को मिले, उसको रोका जा सके। इसलिए यहां पर ये पेगासस वायरस बनाया गया था या फिर पेगासस स्पाईवेयर बनाया गया था। तो ये सरकार को ही बेचते हैं, ये तो गारंटी थी इनकी कि हम लोग ओनली सरकार को बेचते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा धन्नड़ सेठ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अमीर आदमी क्यों ना हो, हम लोग उसको नहीं बेचते हैं। ये खुद बेसिकली किसने बोला? ये NSO ग्रुप के द्वारा यहां पर बोला गया। तो यहां पर जब सरकार को बोलते हैं और फिर पता चला इस पेगासस का इस्तेमाल जो है यहां पर किया गया, किस तरीके से? आप लोगों के पास में कोई व्हाट्सएप कॉल आएगा, तो इसका मतलब वो कॉल भले ही आप लोगों ने रिसीव किया है चाहे नहीं किया है, आप लोगों का फोन जो है वो इसका मतलब ट्रैप में फंस चुका है। आप लोगों के पास में कोई मैसेज आएगा, कोई कॉल आएगी, तो मतलब इतना आसान था इसके थ्रू कि आप लोग आसानी से किसी के भी फोन को ट्रेस कर सकते हैं। यहां तक कर सकते हैं, मान लीजिए आप लोग का फोन रखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी, तो आप लोग ये फोन का स्पीकर ऑन करके आप लोग की आवाज सुनी जा सकती है, आप लोग का फोन का कैमरा ऑन करके आप लोग की वीडियो बनाई जा सकती है, आप लोग की फोन का इस्तेमाल कर आप लोग की जो कॉल है उसको बेसिकली सुना जा सकता है। इवन कॉल जो है उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, जो कॉल है इवन उससे आप लोग किसी और के फोन, आपके फोन से किसी और को कॉल लगाई जा सकती है, आपके फोन से किसी और के फोन को मैसेज भेजा जा सकता है, आपके जितने भी सारे फोटोज या फिर वीडियोज हैं फोन के अंदर में उनको चेक किया जा सकता है। यानी कि एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि इसके थ्रू आपका फोन कोई दूसरा आदमी इसी तरीके से यूज कर सकता है जैसे आप लोग अपने फोन को अपने हाथ में लेकर यूज कर रहे हो। समझ में आ गया कुछ? मतलब समझ में यहां पर यह कि आपका फोन कोई और यूज कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग अपना फोन यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि ये फोन जो है अब कोई और इस्तेमाल कर रहा है सिस्टमेटिक वे में। इस तरह की चीजें आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहां पर कई सारी बातें बताई गई और ये चीजें iOS के फोन में भी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिले। कहते हैं एप्पल बहुत सिक्योर है, तो एप्पल की भी धज्जियां उड़ती हुई यहां पर नजर आई। तो क्या था यहां पर कि SMS के थ्रू, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू या फिर कोई अननोन तरीके से भी आप लोगों के फोन में इसको डाला जा सकता है और फिर आप लोगों के मैसेज, ईमेल, फोटो, कैलेंडर, व्हाट्सएप कॉल, रिकॉर्डिंग, कॉन्टैक्ट या फिर माइक्रोफोन को एक्टिव करना, कैमरा या फिर आपका GPS एक्टिव करके आप लोगों की लोकेशन, सब चीजों को ट्रेस किया जा सकता है। इतना ज्यादा खतरनाक चीज यहां पर ये देखने को मिली थी। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है सामने वाला आप लोग ये सारी चीजें सुन रहा है और सारी चीजें उसके कंट्रोल में है, आप लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये बातें निकल कर आई तो ये क्या है? अगर सीधा सीधा आप लोग बोलोगे यार हमारे फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान के अंदर में, पार्ट 3 में दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। इन फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम हमारा अधिकार है। उसके अंदर में आप लोगों को आर्टिकल 21 देखने को मिलता है, जिसके बारे में आप लोगों से कई बार बात कर चुका हूं मैं। आर्टिकल 21 जो है वो पार्ट 3 में है हमारे संविधान के, जिसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे आर्टिकल हैं। और ये आर्टिकल 21 आप लोग को राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। राइट टू लाइफ के साथ में ये आप लोग को राइट टू प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है। जब ये पर्टिकुलर चीज हमारे पास में है कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, तो फिर हमारे फोन में हमारी इजाजत के बगैर कोई कैसे घुस सकता है यार? तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज यहां पर देखने को मिली। मतलब आपका फोन कोई कैसे यूज कर सकता है? फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो। इसलिए सारे के सारे लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कहीं भी यहां पर ये नहीं बोला कि हाई कोर्ट में चले गए। कमेटी किसने बनाई? सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। सब सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए? अगर आप लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आर्टिकल 32 यानी कि 32वां आर्टिकल संविधान में यह बोलता है कि डायरेक्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, नो हाई कोर्ट या फिर नो अदर कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। और ऐसी ही चीज यहां पर आप लोगों को देखने को मिली। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कमेटी भी बना दी। तो फिर से यहां पर यह मुद्दा सामने निकल कर आ गया कि सरकार जो है इसका यूटिलाइजेशन कर रही है अपने ही देश के लोगों को कंट्रोल करने के लिए।
ये बातें यहां तक समझ में आ गई? कोई डाउट है, यस या फिर नो? पहले तो आप लोग ये बता दीजिए, क्योंकि ये इतनी चीजें हैं यहां तक जो मैंने आप लोगों को बताई है, पेगासस वायरस के बारे में, ये प्राइवेसी के बारे में, ये सारे के सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं जो कि पास्ट में कई बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग तरीके से। कभी तो आप लोगों को देख लेंगे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे कौन सा आर्टिकल है ये बता दो, ये पूछ लेंगे कि कौन सी कमेटी बनाई गई है, या फिर संविधान के अंदर में जो आर्टिकल रखे गए उसके कौन से पार्ट में यहां पर आता है, पेगासस किस देश के द्वारा बनाया गया है। तो ये सारी चीजें यहां पर पूछ लेंगे। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, लिखित में भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी, इसके बारे में कोई दिक्कत मत रखना। एनएसओ ग्रुप के द्वारा 2010 में यहां पर ये प्रोवाइड कराया गया था, ठीक है। जीरो क्लिक की बात पता है क्या थी यहां पर? मतलब कोई लिंक ही नहीं है जहां पर आप लोगों को क्लिक करना है भाई साहब। आप लोगों का फोन जो है 0 क्लिक पर किसी और के हाथ में चला जाएगा। इवन मिस कॉल भी अगर आ गई, व्हाट्सएप कॉल आ गई, तो जिससे भी आप लोग देखोगे यहां पर आसानी से यहां पर चला जाएगा। और ये कंफर्म भी किया यहां पर कि यहां पर कहीं ना कहीं सरकार को जब बेचा जाता है तो यहां पर कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में डेटा आ गया। अब देखो यहां पर, अब आप लोगों में हमेशा एक बात बोलता हूं कि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर इंसान कहां जाए। मतलब अब हमारे देश में सरकार ही अगर ऐसे काम करने लगे, कोई और कर रहा था तो हम लोग बोलते भाई साहब तुम ये क्यों कर रहे हो, हमारी सरकार उसके ऊपर कमेटी बनाती, फिर चेक करती, फिर देखती किसने हरकतें की है। पर लेकिन अगर खुद यहां पर सरकार ही करने लगे तो फिर क्या हो। तो इसके लिए सरकार की हालांकि कई सारे इनिशिएटिव है, अगर कोई और करे तो उसके लिए इनिशिएटिव है, पर लेकिन अगर सरकार ही करे तो फिर क्या इनिशिएटिव है उसके लिए अब तक कुछ पता नहीं है। आगे फ्यूचर में आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। यहां पर बोला गया कि साइबर सुरक्षित भारत, ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था अगर बाहर से कोई अटैक कर दे 2010 में, तो इसको लेकर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में काम किया था, लॉन्च किया गया था ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। आप लोगों को भी अवेयर रहना है, उसके बारे में भी एक आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में बात की जा रही है, 2017 में लेकर आया गया। इसी चीज को डील करने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया। स्वच्छ भारत अभियान सुना होगा आप लोगों ने, यहां पर साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इसी के बाद में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। देखो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग के साथ में कोई भी यहां पर दिक्कत हो रही है, आप लोग के बैंक में कोई फ्रॉड होता है, कोई दिक्कत देखने को मिलती है, तो आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप लोग के लिए पोर्टल भी है यहां पर, ठीक है। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम की बात की जा रही है, इसके भी लिए बात की गई। और इवन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट और हमारे देश में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में तो आप लोगों से मैं कई सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं। ये ऑलरेडी यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। और इसको भी अलग अलग तरीके से आप लोग देखते हैं। एक किसी को आप लोग मेलवेयर बोलते हो, किसी को फिशिंग बोलते हो, किसी को डिनायल ऑफ द सर्विस अटैक बोलते हो। ये क्या होती हैं अलग अलग। देखो मेलवेयर सॉफ्टवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया जिसको रैंसम मांग रहा है, आप लोगों से फिरौती मांग रहा है, ठीक है। कोई स्पाईवेयर आ गया, ये टोर्जन करके, ये क्या है, सारे अलग अलग मेलवेयर है। मतलब आप लोग ये कंप्यूटर में आ गए, अब उनके हाथ में आप लोगों का कंप्यूटर चला गया, अब आप लोगों से फिरौती मांगेंगे आप लोगों का डेटा आप लोगों को देने के लिए, ठीक है। फिशिंग मेथड यूज किया है आप लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, जैसे ईमेल हो गया, वेबसाइट हो गया। डिनायल ऑफ द सर्विस क्या रहता है, अटैक कर दिया आप लोग, उस पर शट डाउन कर दिया आपकी मशीन, अब ओपन जब ही करेंगे जब आप लोग उनकी बातें मानेंगे। तो ऐसी ऐसी हरकतें यहां पर देखने को मिलती है। सारा का सारा सिस्टम जो है उसको हैक किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। और फिरौती मांगना ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज हो गई है। आप लोग खुद देखो आज की डेट में अगर कोई मेरा लैपटॉप अगर हैक कर ले तो मैं लेक्चर ही ना बना पाऊं यार। मैं मतलब एक तरीके से मैं एक तरीके से सारा काम लैपटॉप से करता हूं, और लैपटॉप किसी ने हैक कर लिया तो मैं लेक्चर कैसे बना पाऊंगा। उसी में पीपीटी है, उसी में सारी चीजें पड़ी हुई है, उसी में जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, उसी में जो टैबलेट के जो सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, सारी चीजें उसी में पड़ी हुई है। तो मेरा लैपटॉप हैक होने का मतलब है कि मेरी बेसिकली एक तरीके से जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं सर्विस हैक हो गई एक तरीके से। अब सामने वाला बोलेगा कि भाई साहब 2 लाख रुपए दे दो, तो भाई साहब तब तुम्हारे इस पे से हटाएंगे। अभी रिसेंटली ऐसी चीजें कई सारी देखने को भी मिली थी। मैंने बोला था ना कि यूट्यूब पर बेसिकली कई सारी फेक स्ट्राइक मांगी गई और फिर कह रहे हैं कि इतना पैसा दे दो तो स्ट्राइक हटा देंगे। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा अभी देखते हैं कैसे हटाओगे। तो बहुत ही जासाम दाम दद्दो जहद लगाकर फिर चीजें शॉट डाउन की गई, क्योंकि फेक बड़ी चीजें आज की डेट में चलती हैं। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग चीजों को कितना सिक्योर रख पाते हैं। यहां पर ये अभी इसके ऊपर एडिटोरियल आएंगे। ये यहां तक की बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी एक एक कर। इतना एटलीस्ट आप लोगों के माइंड में अब क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइएगा, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन दूंगा तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीज थी। अब इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल मैं आप लोगों से और डिस्कस करूंगा। ये भी अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है, जिसके बारे में आप लोगों ने बात की होगी। ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है सिम स्वैप के बारे में। सिम स्वैप स्कैम ये काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पर यहां पर अभी रिसेंटली न्यूज में था। ये हिंदू के अंदर भी टॉपिक कवर किया गया, ये पीआईबी के अंदर भी कवर किया गया, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया। तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर बताऊंगा जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाओगे। ये सिम स्वाइप स्कैम जो है ये वर्क कैसे करता है।
अटैकर जो है, देखिए आज की डेट में मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, ये चीजें आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से सुनी होगी। कहीं पर जाते हो सोशल मीडिया पर, आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने कुछ खरीदा कहीं पर, उसका बिल शेयर कर दिया, उस बिल में पता चला आपका एड्रेस भी है, आप लोगों का फोन नंबर भी है, आप लोगों की ईमेल आईडी भी है। अगर किसी इंसान को आप लोगों का फोन नंबर मिल गया, आप लोगों की ईमेल आईडी मिल गई, उस इंसान को आप लोगों का आधार एड्रेस मिल गया, आप लोग खुद सोच के देखो कि इनडायरेक्ट वे में वो आप लोग के अकाउंट तक पहुंचने का रास्ता आप लोगों ने उसको दे दिया। मतलब क्या हो गया, एक तरीके से देखा जाए आज की डेट में सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है कि इंसान की बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए, फिर ये पता चल जाएगा कि अच्छा इस इंसान का यहाँ पर, इस इंसान का इस नाम से, इस नंबर से एक अटैच कोई बैंक अकाउंट हो सकता है आसानी से। जब उस इंसान को आप लोग की बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गई, आप लोग मान लीजिए कहीं पर गए, किसी पर्टिकुलर शॉप पर गए, आप लोगों ने वहां पर क्या किया, कुछ सामान खरीदा, अपना जो है फोन नंबर आप लोगों ने वहां पर दिया, इसी के साथ में आप लोगों ने वहां पर अपना जो बेसिकली उसको स्कैन कर या फिर कुछ भी तरीके से आप लोगों ने अपना जो पेमेंट कंप्लीट किया, और वहां से आप लोगों का डेटा जो है किसी ने शेयर किया वहां पर। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं हमेशा एक तरीके से 2 अपने अकाउंट रखो और 2 फोन नंबर रखो। एक तो अकाउंट और फोन नंबर ऐसा रखो जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो, जिससे आप लोग अपना ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो, या फिर कोई आप लोग कोर्स खरीद रहे हो, कुछ भी अपना ऐसा काम कर रहे हो। और एक मोबाइल आप लोग को ऐसा रखना है जिस मोबाइल के अंदर में आप लोग का प्रॉपर जो आप लोग का पैसा रहेगा सिस्टमेटिक वे में, और वो मोबाइल नंबर जो है कोशिश करोगे किसी के पास में न हो तो बहुत अच्छा है, अगर किसी के पास में न हो, क्योंकि दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती है जब सारी चीजें पब्लिकली अवेलेबल होती है, तब जाकर यहां पर गले की फांस बन जाती है ये चीजें। तो ये थोड़ी सी सिक्योरिटी भी अगर आप लोग अपनी जिंदगी में रख लोगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग अपना पैसे में से अकाउंट कह रहा था, अपने अकाउंट में से पैसा निकालना है, तो कोशिश ये करनी है कि उसी एटीएम से निकालो जो एटीएम जो है बेसिकली ब्रांच के पास में है या फिर ब्रांच के अंदर में है। एटीएम आप लोग को देखने को मिलते हैं ना, उन एटीएम पर आप लोग को ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उस एटीएम में छेड़खानी के चांसेस जो है वो काफी कम आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही एक तरीके से आप लोग अपने लेवल पर सिक्योर कर सकते हो। अब यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का डेटा कहीं कहीं से कलेक्ट कर लिया, सामने वाले ने, अटैकर ने कलेक्ट कर लिया आप लोगों का डेटा, सोशल मीडिया, फिशिंग, सब जगह से आप लोगों का डेटा इकट्ठा कर लिया। फिशिंग अभी बताया ना मैंने, यहां पर क्या होता है कि आप लोगों का पर्सनल डेटा इकट्ठा करना। अब जब पर्सनल डेटा इकट्ठा कर लिया तो यहां पर कॉल के थ्रू या फिर सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू यहां पर आप लोगों से कॉन्टेक्ट किया जाता है। आप लोगों का जो सिम है उसका एक ऐसा सिम बना लिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं वो सिम रहेगा, उस पर एक तरीके से आप लोगों का डुप्लीकेट सिम यहां पर बन जाएगा। क्या करेगा, आप लोगों का डुप्लीकेट सिम जो है सामने वाले के पास में चला गया, उससे एक सिम निकल गया, वो जो सिम होगा बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। आप लोग इस सिम का एक सिस्टमेटिक सिम बन चुके हैं, मतलब एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि स्कैमर जो है आप लोग का डुप्लीकेट सिम तैयार कर लेगा, इवन ओरिजिनल भी वर्क करता रहेगा। आप लोग खुद सोच के देखो, आप लोग का फोन है जिस पे आप लोग का ओटीपी आता है जब भी आप लोग पेमेंट करते हो, आप लोग के पास भी ओटीपी आ रहा है, सामने वाले के पास में भी ओटीपी जा रहा है, तो क्या होगा, अब आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो 1 सेकंड में जो है आप लोग का अकाउंट का पैसा जो है उस इंसान ला सकता है। जब उसके पास में आप लोग के बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन आ गई, आप लोग के नाम की इंफॉर्मेशन आ गई, आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन आ गई, इवन आप लोग के सिम का भी उसने डुप्लीकेट सिम बना लिया, तो अब क्या नहीं किया जा सकता, बस मुझे ये बता दो आप लोग यहां पर। तो यहां पर स्कैमर जो है वो आप लोग की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर आप लोग के सिम का डुप्लीकेट सिम बना लेते हैं, ओरिजिनल एक्टिवेट रहता है। तो इसके चलते वो क्या करता है, वो आप लोग के पासवर्ड और फिर ओटीपी वगैरह वो आसान से एक्सेस कर सकता है। तो इसके चलते ऑल बैंकिंग एप्लीकेशन जो है वो लिंक रहते हैं आप लोग के फोन नंबर से। तो वहां से जो भी आप लोग की आज के दिन पेटीएम सेटीएम आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी आप लोग पैसा ट्रांसफर करते हो तो ओटीपी आता है और वहां से आप लोग को डायरेक्ट बैंक से पैसा जाता है। तो सिम स्वैप स्कैम जो है वो एक ऐसा स्कैम आज की डेट में सामने निकल कर आ रहा है जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में जो साइबर सिक्योरिटी फोर्स है उनकी भी नाक में दम करके रख दिया है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसके साथ में डील करें तो कैसे करें। तो अब आप लोगों को डील करने के कुछ प्रोविजन तो मैंने आप लोगों को बता दिए कि पब्लिकली अपनी इंफॉर्मेशन कम से कम शेयर करें। इवन कई सारे बच्चे अभी यहां पर आप लोग देखने को मिलेगा, जो टेलीग्राम भी आप लोग के लिए शेयर किया जाता है उस पर भी मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि अपना, खासकर लड़कियों को ये हिदायत दी जाती है कि अपना पर्सनल नाम वहां पर न रखें, अपने भाई का नाम रख दें, अपने पापा का नाम रख दें, या फिर कोई भी ऐसा रैंडम नेम जो कि आप लोगों को अच्छा लगता है वो नाम आप लोग वहां पर रख दें, जिससे कि सामने वाला आप लोगों को परेशान ना कर सके। कई सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, खासकर हालांकि वो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, हरकतें करते हैं, ऐसे लोग रहते हैं, वो पर्सनल लड़कियों को देखते हैं और फिर उनके बेसिकली कमेंट बॉक्स में जाकर उनको मैसेज करते हैं। और कई सारे तो ऐसे हैं वहां से पैसे पहले बात करते हैं मीठी मीठी और फिर उनसे पैसे मांगने स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट आते हैं, ये रेगुलरली आते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि कोई भी ये चीजें करेगा वो तभी करेगा जब आप लोग उसको अलाउ करोगे, आप लोग एंटरटेन करोगे। आप लोगों को उससे बात ही नहीं करनी है, अब बात ही नहीं करनी, बिल्कुल साइड में चीजें कर दो, कोई इग्नोर करे तो इमीडिएटली ब्लॉक मार दो नंबर को। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर देखने मिलेगी, ठीक है। आंसर राइटिंग ग्रुप में भी जो आप लोग बोलते हैं ना मैंने कि जो आंसर राइटिंग ग्रुप है वहां पर, तो उसमें भी ये चीजें इसीलिए रखी गई है क्योंकि वहां पर जो है बेसिकली आप लोग देखोगे आंसर राइटिंग ग्रुप के अंदर में वहां पर हर एक इंसान की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है।
तो एक सारी इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पर किसी भी इंसान की, क्योंकि पेमेंट करेगा 499 का लाइफ टाइम के लिए। ये इतना मिनिमम पेमेंट इसीलिए रखा गया ताकि उस इंसान की एटलीस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाए, और कल को चलकर किसी को भी कोई गलत तरीके से कोई भी ऐसा मैसेज भेजे तो उसकी मुंडी इमीडिएटली मुरेडी जा सके कि तुमने ऐसी हरकत कैसे कर दी। तो ये बेसिक चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कई सारे कह रहे हैं ना सर एप्लीकेशन पर नाम चेंज करने का ऑप्शन क्यों नहीं है। नाम चेंज करने का ऑप्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि नाम चेंज होगा तो आज वो किसी और नाम से कर रहा है, कल को किसी और नाम से करेगा। एक बार अगर उसके नाम का वो बेसिकली डिटेल यहां पर आ गया, वो फिक्स यहां पर रहता है, फिर टीम अंदर से चेंज कर सकती है। आप लोगों के पास में ऑप्शन नहीं है। वो टीम जब चेंज करेगी जब आप लोग अपने आधार कार्ड यहां पर शेयर करोगे या फिर कोई आईडी कार्ड शेयर करोगे। तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं ताकि कल को कोई फ्रॉड करता हो यहां पर नजर न आए। तो ये चीजें आप लोग अपने लेवल पर भी याद रखिएगा। अपने मम्मी पापा को खासकर जो मोबाइल आज की डेट में इस्तेमाल कर सकते हैं उनको भी ये चीजें शेयर करिएगा। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है, कोई भी ऐसा आर्टिकल मैं डिस्कस करता हूं जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर किया करो, या तो वीडियो शेयर कर दिया करो। अगर वीडियो शेयर करने में आप लोगों के पेट में या सर में दर्द होता है, जो भी नहीं करता है, बहुत सारे बच्चे वीडियो शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी उनको लगता है अपने किसी यार दोस्त के साथ में। अगर वो नहीं करते हैं तो कम से कम ये इन्फॉर्मेशन जरूर उन तक पहुंचा दिया करो कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है और इस चीज से आप लोग बच सकते हो, इसका ये तरीका है। इतना काम आप लोग कर दो, बस ये मेरा मैसेज वहां तक पहुंच जाना चाहिए ताकि किसी के साथ में भी कोई ऐसा फ्रॉड देखने को न मिले कि इंसान जो है वो यहां पर परेशान हो जाए, उसकी जिंदगी भर की कमाई जो है वो इमीडिएटली उसके बैंक से किसी और के अकाउंट में पहुंचे और वो इंसान जो है उसका इस्तेमाल करता हुआ नजर आए। क्योंकि जिसका पैसा जाता है ना उसी को समझ में आता है। तो ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी यहां पर स्विम स्वैप स्कैम के बारे में। सिम स्वैप स्कैम जो है ये जो भी फ्रॉड करने वाला है वो क्या करता है, ऑब्टेन करता है आप लोगों का पासवर्ड वगैरह, ओटीआर वगैरह, और उसको एक्सेस मिल जाता है आप लोगों के बैंक अकाउंट का। फ्रॉडस्टर ऑलवेज रिक्वायर द डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द विक्टिम कैरी आउट द सिम स्वैप स्कैम। ये मैंने अभी क्या बोला, ऐसा कुछ बोला क्या मैंने? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। यानी कि किसी को आप लोग के सिम का डुप्लीकेट सिम चाहिए तो क्या उसको आप लोगों से कांटेक्ट करना जरूरी है? मैंने ऐसा कुछ बोला? उसको बिल्कुल भी आप लोगों से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके पास में बस आप लोगों की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वो जैसे तैसे जहां से भी बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा उसके बाद में आप लोगों का सिम जो है उसके हाथ में पहुंच जाएगा। और सबसे खतरनाक जो चीज मुझे यहां पर लगी ना, जो रियलिटी में मुझे अंदर से झंझोर गई, मैंने कहा कि सामने वाले का सिम चल रहा है, सामने वाले को कोई कुछ पता ही नहीं है कि उसके सिम में क्या हो रहा है, उसकी सारी चीजें चल रही है और उसके बावजूद भी यहां पर जो है सारी चीजें इधर उधर हो गई। मतलब उसके पता चलते चलते ही उसके बेसिकली नाक के नीचे से उसकी सारी चीजें जो है निकालकर सामने वाला ले गया। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी और इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग दूसरों तक भी जरूर पहुंचाओगे, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल मैंने डिस्कस किए हैं, जो भी आर्टिकल ऊपर अभी, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ से, जो कि आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है। तो फीडबैक जरूर देना, जैसा भी लगा लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं 1 मिनट में। इतने सारे लोग बेसिकली देख रहे हैं लाइव और फीडबैक नहीं देते हैं, आखिर क्यों? तो फीडबैक जो चलिए पहले आप लोग फीडबैक दीजिए, लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा, 1 सेकंड लगेगी वीडियो को, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों को चीजें जो है वो सही समझ में आ रही है फिर नहीं, ठीक है। तो फीडबैक जरूर दिया करो। तो यहां तक चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी, बेसिक से सारी चीजें मैंने डिस्कस की। कोई भी डाउट यहां तक हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसको दूर किया जाएगा। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेगा, आप लोगों का पॉलिटी वाला सेक्शन कवर करेगा और करंट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन सारी मैं शेयर करने ही वाला हूं। और ये आर्टिकल भी ऐसा है, इसके ऊपर भी एडिटोरियल पहले भी आ चुके हैं और आगे भी इसके ऊपर एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और आज ही के फ्रंट पेज पर आप लोगों को ये आर्टिकल यहां पर नजर आएगा, ठीक है। आर्टिकल क्या है? हमारे देश के अंदर में जो गवर्नर होते हैं, जिनको आप लोग हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं, वो एक ऐसी पोस्ट है यार, जिस पोस्ट को लेकर हमेशा ये रहता है कि इस पोस्ट को यहां पर एक इंडिपेंडेंट पोस्ट बना देना चाहिए। कई सारे लोगों ने तो ये तक बोला था कि गवर्नर की पोस्ट के लिए इलेक्शन हमारे देश में होने चाहिए, क्योंकि यहां पर गवर्नर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इसकी वजह से यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में नाक लड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि गवर्नर जो है वो अपने हिसाब से यहां पर काम करते हुए नजर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से यहां पर काम नहीं करते हैं। अभी मैंने कल ही आप लोगों से स्पीकर वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। किस किस को याद है स्पीकर वाले आर्टिकल के बारे में? मैंने कई सारी पॉइंट डिस्कस किए थे, बताइए जरा। मैंने बात की थी यहाँ पर स्पीकर जो है मनी बिल को मनी बिल डिसाइड करता है, स्पीकर कौन से आर्टिकल में ये पावर दे रखी है, ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल कौन से में आती है, ये सारी बेसिक चीजें हैं। आज ऐसे ही मैं बहुत सारी स्टैटिक पोर्शन आप लोगों को गवर्नर के बारे में बताऊंगा। यहां पर आर्टिकल क्या है कि गवर्नर जो है वो किसी भी बिल को उनके पास में जाते हैं कि भाई साहब तुम इसको पास कर दो, पर लेकिन वो उसको पकड़कर बैठ जाते हैं। पकड़कर बैठने का मतलब समझ रहे हो कि वो उसको क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो दिक्कत देखने को मिलती है उस पॉइंट के ऊपर मैं आप लोगों से यहां पर बात करने वाला हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर।
ये पॉलिटी के अंदर में आप लोग यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं। जो बेसिकली मुद्दा है यहाँ पर तमिलनाडु का है, पर लेकिन ये ओनली तमिलनाडु के तरीके से आप लोग मत देखना। ये सेम मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल का, सेम मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली का, सेम मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा राजस्थान का, सेम मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता था पहले महाराष्ट्र का भी, अब तो चीजें चेंज हो गई हैं। हर जगह आप लोगों को ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों में बताऊंगा कि गवर्नर की पोस्ट कितनी ताकतवर है और कैसे कई बार उसका मिसयूज करते हुए यहां पर नजर आते हैं। सबसे पहले तो संविधान के अंदर में जब आप लोग जाते हो उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें लिखी हुई हैं गवर्नर के बारे में, वो बिल्कुल बेसिक और स्टेटिक बैकग्राउंड जो पॉलिटिका एक चैप्टर आप लोगों को कवर करा दूंगा यहां पर गवर्नर का भी, ठीक है। आर्टिकल जो है 153 से लेके 167 तक का पार्ट 6 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बोला गया स्टेट एग्जीक्यूटिव, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव जो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो गवर्नर है उसको बोला गया कि हेड ऑफ द स्टेट बोला गया है। हेड ऑफ द स्टेट मतलब जिस भी राज्य के अंदर में जो भी काम होगा वो गवर्नर के नाम पे होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, प्रेसिडेंट के नाम का ठप्पा लगा होता है, ऐसे ही यहां पर गवर्नर के नाम का ठप्पा लगा होता है। गवर्नर जो रहता है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रहता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब उसके नाम पर काम होता है, वो रियलिटी में काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक्ट करता है एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहां पर काम करता है, और यहां पर एक तरीके से जिस पर्टिकुलर स्टेट में काम करता है उसका एग्जीक्यूटिव हेड भी रहता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती है, आप लोग को नजर आती है, यहां पर नजर आती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे आते हैं, इसको लेकर बहुत ही बेसिक सी चीजें बता रहा हूं। इवन यहां पर हमारे देश के अंदर में सबसे पहले यह था कि एक राज्य का यार एक ही गवर्नर होना चाहिए, पर लेकिन फिर आगे ऐसा लगा कि एक राज्य का एक ही गवर्नर क्यों, और भी गवर्नर यहां पर हो सकते हैं। तो यहां पर यह बोला कि एक राज्य के एक गवर्नर के बजाय में कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं, दो राज्य का एक गवर्नर भी बना सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक राज्य का गवर्नर जो है वो किसी रीजन की वजह से छोड़ के चला गया, अब वो राज्य तो अनाथ पड़ा रहेगा, तो ऐसे थोड़े ना करने हैं, उस राज्य की भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना। तो यहां पर रखा गया कि उस राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए गवर्नर रखा गया कि भाई साहब तुम उस राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो एक गवर्नर को दो स्टेट का बनाया जा सकता है, पर लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं था, याद रखना। हमारे संविधान में संशोधन किया गया था 7वां संशोधन 1956 में, जब यहां पर यह काम किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो याद रखेगा। तो इसके लिए ये बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। गवर्नर जो है वो नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड और नो इनडायरेक्टली यहां पर इलेक्टेड। जैसे हमारे देश के अंदर में लोकसभा में हमारा डायरेक्ट इलेक्शन होता है, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, पर लेकिन यहां पर ऐसा आप लोगों को कुछ भी देखने को मिलेगा। ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, पर लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कई बार किए जाते हैं गवर्नर के नाम पर, और साफ साफ ये बोला जाता है कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंप्लॉय नहीं है भाई साहब, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक पोजीशन है, वो अपने हिसाब से काम करेगा यार, तुम उसको अपने हिसाब से थोड़ी ना चला लोगे। ऐसी बातें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोली हैं अलग अलग जजमेंट के अंदर में। तो बोला गया कि क्या होना चाहिए, संविधान में क्या बोला गया गवर्नर के लिए, दो बातें बोल के छोड़ दिए, और उन्होंने बोला कि अब आगे अब तुम खुद देख लेना। उन्हें कहता कि वेलकम मूवी में नाना पाटेकर, यहां तक तो मैंने देख लिया, आगे तुम संभाल लेना। तो यही बातें यहां पर बोली गई है कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले तो ये बोला गया है क्वालिफिकेशन के लिए। दूसरा बोला गया ही शुड हैव द कंप्लीट एज ऑफ 35 ईयर, यानी कि जब आप लोग सारे एग्जाम दे लो, एग्जाम देने के बाद में लगे कि अब कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके बाद में आप लोग गवर्नर की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, ये आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि यूपीएससी के चांस खत्म हो गए, ठीक है भाई, अब ना हम गवर्नर की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो गए, तो ये बात आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो राज्यपाल गवर्नर, इसके लिए दो कन्वेंशन रखी गई हैं। कन्वेंशन आप लोग बोल सकते हो कि परंपराएं एक तरीके से, कि भाई साहब ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। सबसे पहली कन्वेंशन यहां पर है, ये कन्वेंशन जब शब्द में इस्तेमाल करता हूं तो याद रखना ये संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो कन्वेंशन में बोला गया कि ये क्या होना चाहिए कि फ्री फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स होना चाहिए, यानी कि ये जो है आउटसाइडर होना चाहिए, जिस स्टेट का गवर्नर आप अपॉइंट करेंगे वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोलेगी कि प्रेसिडेंट को रिक्वायर है कंसल्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर से। ये इतनी खतरनाक चीज है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर में अगर आप लोगों को गवर्नर अपॉइंट करना है तो यहां पर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करेंगे कि यार इस गवर्नर को अपॉइंट कर दें, पर लेकिन चीफ मिनिस्टर से यहां पर कभी पूछा ही नहीं जाता है गवर्नर के बारे में, और इसका हमेशा 99% इसका वायलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए चीफ मिनिस्टर और जो गवर्नर साहब हैं उनके फिर सींग लड़ते हुए यहां पर आप लोगों को नजर आते हैं, जो नॉर्मली आप लोग हमेशा न्यूज में भी देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक लेवल का एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स के अंदर में, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं।
चीफ जस्टिस जो यहां पर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट के साथ में कंसल्ट करके, ठीक है, अगर वो एब्सेंस है तो सीनियर मोस्ट जस्ट के साथ में कंसल्ट करके अपॉइंट कर दिया जाता है, पर लेकिन चीफ मिनिस्टर के साथ में इसको डिस्कस नहीं किया जाता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यहां पर देखने को मिलती है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। 5 साल अगर बात करें यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर जब एंट्री करेगा ऑफिस में, जिस दिन एंट्री कर ली उसके बाद में 5 साल तक रहेगा। और यहां पर इंटरेस्टिंग चीज बोली गई, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के हिसाब से यहां पर ये काम करेगा। प्रेसिडेंट तो कहने के लिए सारा का सारा काम जो होता है वो यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से यहां पर होता है, ये याद रखना। पर लेकिन लेटर ऑफ रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में जाएगा अगर छोड़ना है सर को तो अपना ऑफिस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को बोलता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफाइबल, यानी कि कई बार जैसे अभी मैंने क्या बोला कि गवर्नर की पोस्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है, तो फिर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को कैसे जस्टिफाई करते हो यार तुम? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या रह गया यहां पर? सीधी सीधी बात तो यहां पर ये होगी ना कि इंसान जो है वो पर्टिकुलर एक तरीके से सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, वो तो इंडिपेंडेंट किधर से भी है ही नहीं है, तो कैसे आप लोग इसको लेकर चल रहे हो? ये बात यहां पर बोली जाती है बार बार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये निकल कर आता है, इसके बारे में कई बार ऐसी चीजें बोली जाती है जो मैंने अभी आप लोग यहां पर बता रहा हूं कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को कैसे देख रहे हो आप लोग, बस ये बता दो एक बार। तो ये जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको देखने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। तो इसके चलते कोर्ट ने बोला भी यहां पर हमारे देश के अंदर में कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, अमेरिका का मॉडल जो है वहां पर गवर्नर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आर्नोल्ड साहब भी जो है जब इलेक्शन किए तो इलेक्ट होकर आए यहां पर। और कनाडा के मॉडल में जो है गवर्नर जो है वो प्रोविंस स्टेट जो है वो अपॉइंट किया जाता है, यानी कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और यही पैटर्न हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया। तो अगर कोई कल को आप लोगों से पूछ बैठे कि यार ये जो गवर्नर की पोस्ट हम लोगों ने रखी है ये अमेरिकन मॉडल से ली है या फिर हम लोगों ने यहां पर कैनेडियन मॉडल से ली है, तो साफ साफ बोल देना कनाडा के मॉडल से ली है। कनाडा के साथ में रिलेशन अच्छे हो या ना हो, पर लेकिन कनाडा का मॉडल हम लोग यहां पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पर जो पूरा आर्टिकल है वो किसके ऊपर घूम रहा है? पूरा आर्टिकल घूम रहा है भाई साहब बिल के ऊपर, कि बिल आखिर कैसे गवर्नर अपने पास में लेकर बैठ गया। क्योंकि गवर्नर अगर बिल लेकर बैठेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? तो गवर्नर के पास में पावर कौन सी है बिल को लेकर, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं। हमारे देश के अंदर में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास में 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अच्छा, कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है आज की डेट में, उनके नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो, देखता हूं किस किस को याद है। बहुत ही बेसिक सी चीज है ये, आप लोग बताना। लेजिस्लेटिव काउंसिल को कई बार राज्यसभा के साथ में कंपेयर किया जाता है, पर लेकिन राज्यसभा जैसी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती नहीं है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां पर किसके ऊपर, लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, कि वो इसको बना भी सकती है और हटा भी सकती है। पर लेकिन राज्यसभा को तो नहीं हटा सकती, बना सकती अगर बात करें लोकसभा, तो इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते दोनों को। तो बेसिक चीजें इतनी याद रखेगा। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। गवर्नर के पास में 4 पावर होती है भाई, कौन कौन सी? पहली पावर तो ये होती है कि गवर्नर जो है उसके पास में कोई बिल आया, पास हो गया असेंबली से, उसने उस बिल को एसेंट दे दिया। एसेंट दे दिया मतलब उसने बोला कि भाई साहब बिल्कुल टकाटक चीजें चल रही हैं, तुम एंजॉय कर लो, इसको पास करा देते हैं। दूसरा जो सिस्टम है यहां पर ये होता है कि गवर्नर जो है वो विद होल्ड कर लिया, यानी कि उसको एसेंट ही नहीं दिया। और सबसे खतरनाक चीज के यहां पर एसेंट नहीं दिया, जब यहां पर ये कोई टाइम ड्यूरेशन भी नहीं लिखा हुआ है कि कितने लंबे समय से ये अपने पास में इस पर्टिकुलर बिल को रख सकता है। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं, यार कब तक ये बिल रखेगा, कुछ तो बता दो, ये तो लेकर ही बैठ गया बिल को। जी हाँ, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। नाम भी आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। तो इनके नाम याद रखिएगा। अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा बिल को, अगर वो बिल जो है मनी बिल नहीं है। मनी बिल के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मनी बिल कई बार यहां पर पास कराया जाता है, एक बिल का मनी बिल नाम देकर कि मनी बिल इसको नाम दे देते हैं और पास करा लेते हैं, ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो रिटर्न कर दिया गया यहां पर ये बिल, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, यहां पर रिटर्न कर दिया, अगर फिर से पास कर दिया गया तो फिर यहां पर इसको बिना अमेंड किए तो फिर इनको एसेंट देना पड़ेगा, यानी कि एक बार ऑप्शन रहता है कि तुम इसको रिटर्न कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। और यहां पर एक पावर जो कि गवर्नर के पास में प्रेसिडेंट से ज्यादा रहती है, वो क्या रहती है कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए भी बिल को अपने पास में रख सकता है। आखिर गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट बिल को अपने पास में क्यों रखेगा, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एक चीज आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी कि गवर्नर कब प्रेसिडेंट के लिए बिल को अपने पास में रोक कर रख सकता है। तो इसके लिए कई कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। बड़ी ही नॉर्मल सी कंडीशन है, आसान शब्दों में बताऊंगा। सबसे पहले कंडीशन तो यह है कि अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट ने बिल ऐसे पास नहीं किया है जैसे पास करना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के हिसाब से नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको अपने बेसिकली रिजर्व कर सकता है कि प्रेसिडेंट के पास में भेज दें।
प्रेसिडेंट के पास में भेजने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेजना, ताकि उसको चेक किया जा सके। दूसरा क्या है यहां पर, दूसरा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर फॉलो न करता हूं यहां पर ये, ठीक है, यानी कि डीपीएसपी जो है वो पार्ट किस में देखने को मिलती है, पार्ट 4 में देखने को मिलती है। आर्टिकल कितने से हैं, आर्टिकल 36 से लेके बताइए किस आर्टिकल तक है डीपीएसपी, इससे पता चलेगा आप लोगों को कितना याद है। तो यहां पर ये इस पर्टिकुलर डीपीएसपी के अंदर में किसी भी डीपीएसपी का अपोज करते हुए अगर यहां पर पास करता है कोई बिल यहां पर स्टेट गवर्नमेंट, तो गवर्नर उसको भी प्रेसिडेंट के लिए रख लेता है कि भाई साहब प्रेसिडेंट को दिखाएंगे और वो ठीक है अगर बोलेंगे तो फिर पास कराएंगे, वरना यहीं पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जाती है अगेंस्ट द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, देश के हित में अगर वो चीज नहीं है तो भी इसको अपने अंडर गवर्नर जो है अपने कंट्रोल में इसको रख लेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और ये ऐसा है जिसको कई बार आप लोग बेसिकली कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अगर कंपलसरी एक्वाइजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, आप लोगों को पता है कि प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि प्रॉपर्टी जो है पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया था, ठीक है। इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, ये यहां पर आप लोग देखिए इनिशियली यहां पर 7 फंडामेंटल राइट थे, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था, पर लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। और फंडामेंटल राइट से इसको जब डिलीट किया गया, ये आर्टिकल 31A में था, तो यहां पर इसको डिलीट कर दिया 31 से, और फिर इसको डिलीट करने के बाद में 31A जो आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, वो आर्टिकल यहां पर आप लोगों को नजर आएगा अब राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो कि अक्सर आप लोग भूल जाते हो इसके बारे में जब बात करते हैं कि यार ऐसा तो कुछ होता ही नहीं होगा। तो आर्टिकल 31A के अंदर में भी यहां पर ये कंपलसरी एक्वाइजिशन के बारे में बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड अगर कोई यहां पर कोई प्रोविजन है उस बिल के अंदर में, तो उसको भी प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए यहां पर रोक लिया जाएगा गवर्नर के द्वारा। यहां तक आप लोगों को यहां तक आप लोगों को सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। अभी कहां पर है वो 300A के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको लेकर आप लोगों को कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। तो उसको कहां से हटाया, उसको आर्टिकल 31 से हटाया, अभी कहां पर पहुंचा दिया 300A के अंदर पहुंचा दिया। अब वो एक लीगल राइट बन गया, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है आप लोगों का, यानी कि राइट अभी भी है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है यहां पर, तो 300A में अब वो आप लोगों का राइट बन चुका है 31 से हटाकर यहां पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो 300A आप लोग यहां पर याद रख सकेगा, इसको कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी प्रोविजन यहां पर आएगा तो इसको आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 जो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई, ये चारों की चारों कंडीशन याद रखेगा। अब कुछ बेसिक चीजें बताता हूं। बार बार गवर्नर को लेकर जब यहां पर चिंताएं आती हैं तो तब आप लोगों को कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। गवर्नर की पोस्ट कैसी होनी चाहिए और इसको लेकर क्वेश्चन मार्क जब लगाए जाते हैं तो ये याद रखना, सरकारिया कमीशन लाया गया था 1983 में, उसने बोला था कि वाइस प्रेसिडेंट के जैसे इलेक्शन होते हैं लोकसभा में, जैसे कलेक्ट करते हो ऐसे ही यहां पर क्या करो, गवर्नर के भी इलेक्शन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है जो आप लोग देखते हैं, तो यहां पर प्रपोज किया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी एक, देखो यहां पर क्या होता है, सॉरी एक मिनट फिर से सुनिए इसको, ये इलेक्शन की बात दूसरे उसमें बोली गई थी, अभी बताएंगे। सरकारी कमीशन ने ये बोला कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लोकसभा के स्पीकर से कंसल्ट कर प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर का सिलेक्शन करना चाहिए, यानी कि गवर्नर का सिलेक्शन अगर करना है, सरकारी कमीशन ने ये बोला कि वाइस प्रेसिडेंट के साथ में कंसल्ट कर लो और लोकसभा के स्पीकर के साथ में कंसल्ट कर लो, प्राइम मिनिस्टर जो है तब यहां पर सिलेक्शन करे गवर्नर का। नेशनल कमीशन ने जब रिव्यू किया कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसने क्या बोला, उसने बोला गवर्नर ऑफ द स्टेट शुड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट कंसल्ट करने के बाद में चीफ मिनिस्टर के साथ में। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का उल्लंघन इतनी बार हुआ जिसकी कुछ हद नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया कि कितनी बार इसका उल्लंघन देखते हुए आप लोग यहां पर देखने को मिला। तो ये चीज आप लोग यहां पर याद रखिएगा, इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए कि ये नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 वाले ने यहां पर इसके बारे में ये बात बोली थी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, तो ये बेसिक है यहां पर। अब बात करते हैं यहां पर जस्टिस मदन मोहन पुंची कमीशन के बारे में, जिसके बारे में मैं आप लोगों से यहां पर बात कर रहा हूं। उन्होंने भी कई सारी बातें बोली, रिकमेंडेशन जो है जिसे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर इनसे कंसल्ट करके चीफ मिनिस्टर के साथ में गवर्नर आप लोग चूज कर सकते हैं। पुंची कमीशन ने बोला कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो यहां पर इसको आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर गवर्नर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कई बार यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नर अपने हिसाब से काम करते हुए नजर आते हैं यहां पर, ठीक है। तो गवर्नर के लिए भी यहां पर इंपीचमेंट के बारे में यहां पर बात की जाती है कि गवर्नर को हटाना एटलीस्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नर को हटाना, अच्छा ये बताइए हमारे देश में इंपीचमेंट वर्ड जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप लोगों से पूछ जाए, ठीक है। तो गवर्नर को जब हटाने की बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर के लिए बात आप लोग याद रखिएगा, अगर इंपीचमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो गवर्नर क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो सरकार उसको हटा ही नहीं सकती अगर एक बार अपॉइंट कर दिया।
तो गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाएगा, ये आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर ये बात भी यहां पर बोली गई है। पर लेकिन ये सारी बात, कोई बात आज तक नहीं मानी गई है, और ये सारी ऐसी ठंडे बस्ते में आप लोगों को पड़ी हुई नजर आती है। तो कई बार ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं। इवन आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी अगर मैं बोलूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी कमीशन आर्ग्यू दैट द प्रोविजन ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द गवर्नर, अगर यहां से पूछा जाए तो यहां पर सरकारी कमीशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या जस्टिस मदन मोहन पुंची, MM पुंची के नाम से आप लोग जानते हैं यहां पर, या सेकंड ARC रिपोर्ट। तो अभी मैंने आप लोग को क्या बताया सही आंसर। तो इस तरीके से आप लोग जब चीजों को समझोगे तो आप लोग के माइंड में जो है कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, इंपीचमेंट वर्ड नॉर्मली प्रेसिडेंट साहब के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली आप लोग देखते हैं किसी और के लिए इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं किया जाता है। अगर दूसरों के लिए यूज करते हैं तो इन द मैनर ऑफ प्रेसिडेंट वर्ड यूज यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। कई बार बोली जाती है कि संविधान में ये लिखा है, नहीं यार ये लिखा है, तो बताइए इससे पहले क्या था। तो ये बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग अगर याद रखोगे तो आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां तक कोई बात अगर क्लियर न हुई हो तो मुझे बताओ, मैं क्लियर करूं। पूरा ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ध्यान से देखोगे 2018 में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछे यहां पर गवर्नर को लेकर, हालांकि वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की गई। 2022 में ताजा क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा गवर्नर को लेकर, पावर ऑफ गवर्नर किस तरीके से आप लोग देखते हैं, उसकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को लेकर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इवन अगर बात करेंगे 2014 में आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली प्रीलिम्स के अंदर भी। ठीक है, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करो। बात की जा रही है फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, यानी कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बात की गई। तो सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब कि गवर्नर चाहे तो भेज सकता है, गवर्नर चाहे तो नहीं भेज सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? अगर उसको अपॉइंटमेंट करना है, अपनी इच्छा से अपॉइंटमेंट कर सकता है। आप लोग क्या लगता है? ये रिजर्व करना सर्टेन बिल यहां पर असेंबली के अंदर में प्रेसिडेंट के लिए, ये डिस्क्रिशनरी पावर है? बताइए जरा आप लोग यहां पर। या मेकिंग द रूल टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। बिल्कुल कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर जो भी बातें मैंने पढ़ाई है उससे आप लोग इसका आंसर दे सकते हो बड़े ही आसान शब्दों में। तो बताइए, देखता हूं कौन से आंसर दे रहा है। देखिए अब तक जैसे मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक मजा आता है कि हाँ आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि अगर पढ़ भी लो, टाइम भी दो यहां पर, और टाइम देने के बाद में आप लोगों को ये लगे कि यार मजा नहीं आया, तो फिर मेरा भी फिर मजा नहीं आता है। मतलब मुझे भी लगता है कि क्या ही मतलब मैं पढ़ा रहा हूं। एक तरीके से वो टीचर, क्या ही टीचर जो बच्चों को पढ़ाना पाए ढंग से, जो समझाए वो समझ में ना आए, बच्चा पढ़ना भी ना चाहे और उस बच्चे को भी पढ़ा दे। देखो पढ़ने वाले को तो सब पढ़ा देते हैं, ठीक है। असलियत में टीचर कौन है? असलियत में टीचर वो है जो बिना पढ़ने वाले को भी पढ़ा दे, ठीक है। जिसका पढ़ने का मन ना कर रहा हो वो भी पढ़ने लगे, तो तब आता है रियलिटी में मजा, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, मैं उसको दूर करूं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वाह यार वाह, क्या बात है मेरे जिगर के टुकड़ों, सबने बिल्कुल सही आंसर दे दिया। आंसर यहां पर इसका सेकंड, 1 और 3। इसका मतलब क्या हो गया? देखो प्रेसिडेंट को अगर उसको रिपोर्ट भेजनी है गवर्नर को, तो उसके सर पर कोई बैठा थोड़ी ना कि तुझे रिपोर्ट भेजनी है भाई साहब, भेजनी है। वो उसके हिसाब से, उसको अच्छा लगा तो भेजेगा, नहीं अच्छा लगा तो नहीं भेजेगा। ऐसे ही यहां पर प्रेसिडेंट के लिए बिल को अगर उस इंसान को अपने पास में प्रिजर्व रखना है तो ये भी उसकी डिस्क्रिशनरी होगी। उसको कोई बिल लग रहा है रखने लायक तो रखेगा, नहीं लग रहा है तो नहीं रखेगा। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन ये बोलना कि अपॉइंटमेंट कर देगा मिनिस्टर को, तो ये तो जिनको चीफ मिनिस्टर बोलेगा उसी को तो अपॉइंटमेंट करेगा। ये थोड़ी ना कि अपने पास से लाके किसी को बैठा देगा, भाई ले इसको मिनिस्टर बना दे, ऐसे थोड़ी ना हुआ करता है। तो ये नहीं होने वाला है। तो मेकिंग द रूल टू द कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये कैसे पॉसिबल है कि गवर्नर ही ये सारे बिजनेस के कंडक्ट करने के रूल बनाएगा? क्यों? क्योंकि गवर्नर तो खुद ही यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से काम करता है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। तो ये काम गवर्नर के नहीं है, ठीक है। गवर्नर के नाम पे काम होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के नाम पे काम होते हैं, पर लेकिन कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है। इसीलिए कहते हैं गवर्नर की पावर जो है प्रेसिडेंट से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गवर्नर को कई सारी पावर ज्यादा दे रखी है। जैसे बिल प्रिजर्व करना प्रेसिडेंट के लिए, अब प्रेसिडेंट किसके लिए प्रिजर्व करेगा? गवर्नर ही कर सकता है, प्रेसिडेंट थोड़ी ना गवर्नर के लिए कर लेगा। तो इसलिए कई बार बोलते हैं गवर्नर जो है वो ज्यादा ताकतवर है प्रेसिडेंट के साथ में, अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब ये आर्टिकल मैंने आप लोगों को ऐसे पढ़ा दिया कि करंट में क्या चल रहा है तमिलनाडु के अंदर में, कि भाई साहब बिल को रोक के बैठ गया। आखिर क्यों रोक के बैठ गए भाई साहब, इसको छोड़ो। इसके ऊपर आर्टिकल हो गया आप लोग का, ये एडिटोरियल भी आप लोग का हो गया यहाँ पर। अब इसके ऊपर आगे क्वेश्चन पूछे गए, आंसर राइटिंग के भी क्वेश्चन आए। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी डाउट अब आप लोगों को होना चाहिए। मजा आया कि नहीं आया पहले तो ये बताइए, और अगर मजा आ गया ऑल क्लियर लिख दीजिए, मतलब मजा आ गया। अगर हाँ सारी चीजें क्लियर है तो बता दीजिएगा, ठीक है। थम्स अप देकर भी आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को पसंद आया या फिर नहीं आया, मतलब लाइक कर आप लोग बता सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। पूरा आर्टिकल बड़ा ही बेहतरीन था, करंट और स्टैटिक का बहुत ही प्यारा सा एक मिक्सचर था। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई और आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी हो गया। पढ़ने का तरीका ये होता है, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो कभी भी दिक्कतें आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है।
इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा। मैं बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में शेयर करने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात है कि आज की बात नहीं है, बहुत ही पुरानी बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। बात की जा रही है अकोहरा अगरतला। सबसे पहले तो ये शब्द यहां पर लिखा हुआ है ना, अकोहरा और अगरतला, ये इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मैप में दिखाऊंगा बाकायदा, और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में भी बहुत ही अच्छे से मैं बात करूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी और शेख हसीना जी के द्वारा आज, यानी कि एडवांस चल रहे हैं आप लोग यहां पर, ये शाम तक भी आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेगा। ये आज इनोग्रेट होने वाला है, यानी कि इनोग्रेशन से पहले मैं आप लोगों को ये सारी बातें बता रहा हूं। ये एक हिस्टोरिक मूव है यहां पर हमारे देश के बारे में। अगर आप लोग बात करें, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखिए, ये है बेसिकली अपनी प्यारी कंट्री। पूरा मैप आप लोगों के सामने है। और बात करूंगा बांग्लादेश के बारे में। अच्छा, ये बताइए बांग्लादेश को हमारे देश के कितने राज्य टच करते हैं? अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, यहां पर वेस्ट बंगाल आप लोगों को दिखाई देगा, एक राज्य। दूसरा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आसाम, 2 राज्य। तीसरा यहां पर दिखाई देगा मेघालय, 3 राज्य। चौथा आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा, ये हो गया त्रिपुरा। ठीक है, ठीक है। और यहां पर आप लोग यहां पर इसको देख रहे हैं मिजोरम। तो ये पर्टिकुलर राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो बांग्लादेश के साथ में हमारी बाउंड्री टच करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ में टच करने वाले ये राज्यों के नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा समझने के लिए आप लोग यहां पर आ जाइए वेस्ट बंगाल के अंदर में। वेस्ट बंगाल से कौन कौन है बताइए जरा। ठीक है, तो यहां पर अमितुमा को भालोबासी। तो यहां से ये पर्टिकुलर जो ये पॉइंट है, ये है कोलकाता। कोलकाता जो है वो किस रिवर के किनारे पर है, क्या आप लोगों को पता है? कोलकाता किस रिवर के किनारे पर है? पता है तो बताइए, नहीं पता है तो बताऊंगा मैं अभी। अगर कोलकाता से हम लोगों को आज की डेट में अगरतला जाना है, तो मैं आप लोगों को कहां से लेकर चलूंगा? मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा कोलकाता से पहुंचेंगे हम लोग यहां पर, ये इस पर्टिकुलर रास्ते से होते हुए जो आप लोगों को दिख रहा है, ये चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप लोग बोल सकते हैं। वहां से होते हुए हम लोग यहां तक आते हुए, गुवाहाटी से आते हुए और फिर यहां से घूमते हुए तब यहां तक आते हुए तब हम लोग यहां पर अगरतला पहुंचेंगे। रास्ता कितना लंबा है देख रहे हो? जो ये साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तो वो वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब इस रास्ते को अगर मैं छोटा कर दूं, मैं बोलूं यार देख बांग्लादेश, तेरा भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, मिलकर काम करते हैं। हम लोग सीधा यहां से पहुंच गए कहां पर? ढाका। और ढाका से यहां पर पहुंचकर हम लोग पहुंचे अगर अगरतला, तो कैसा रहेगा? तो ये बोल सकते हैं, तो यहां पर ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये है अकोहरा। तो यहां से अगरतला पहुंचने की बात की जा रही है। ये इंडिया और बांग्लादेश के कनेक्टेड, यहां पर कोलकाता से और ढाका के बीच में कनेक्शन, और इस कनेक्शन को हम लोग यहां पर लेकर पहुंचा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही बोला। वेस्ट बंगाल जो है वो हुगली रिवर के किनारे आप लोगों को देखने को मिलता है। स्टेट पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि बताइए जरा इस पर्टिकुलर रिवर के किनारे कौन सा ये है। और अब तो यहां पर आप लोगों से यूपीएससी ने भी ऐसे क्वेश्चन पास में पूछने स्टार्ट कर दिए। अलग अलग सिटीज के नाम पूछ लेते हैं और उनसे कनेक्टेड रिवर के नाम पूछ लेते हैं। तो याद रहेगा तो भाई साहब आप लोग मजे करोगे, और नहीं याद रहेगा तो भाई साहब बैठकर मुझे एग्जाम में गाली दोगे कि सर ने बताया नहीं। सर ने तो बताया था पर हमने पढ़ा नहीं, रिविजन नहीं करा। ठीक है, ये बात करना होगी। तो ये बातें हैं। बाकी आप लोग जिस भी सिटी में रहते हैं, और अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सिटी किस पर्टिकुलर रिवर के किनारे पर है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। तो यहां तक बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई। अभी यहां पर ये जो कनेक्टिविटी यहां पर ये है, तो इस लिंक को इनोग्रेट करने जा रहे हैं। इससे क्या फायदा देखने को मिलेगा? आप लोगों को पता है कि चाइना अभी हमारे पड़ोस में आकर बैठ रहा है। वो क्या कर रहा है? भूटान के साथ में अपने रिलेशन नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो पर्टिकुलर सिक्किम और भूटान के बीच में एक वैली है, उस वैली का नाम सी से बनता है। बताइए नाम क्या है? सी से बनता है, अभी बताऊंगा फिर मैं। तो सी से नाम बनता है। यहां पर ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो भूटान के साथ में चाइना क्या कर रहा है? वो चाह रहा है कि इस वैली को अपने कंट्रोल में कर ले। इससे क्या होगा? कल को चलकर वो हमारा जो कनेक्शन है यहां पर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के साथ में, इसको इमीडिएटली कट कर सकता है अगर चाइना के साथ में हमारी लड़ाई होती है। इसीलिए हम लोग ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो तलाश रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए। पानी के थ्रू भी हम लोग यहां पर बेसिकली जाने की कोशिश करें। चिटगोंग पोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं ताकि इससे हम अपने देश के साथ में कनेक्ट कर सकें। तो ऑल्टरनेटिव रूट इतने हम लोग तैयार कर रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है, ताकि यहां पर कल को चाइना को डील किया जा सके। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। चुंबे वैली का नाम याद रखेगा, क्योंकि डोकलाम वाला एरिया फिर से न्यूज में आ गया, तो चुंबे वैली का नाम आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये याद रखेगा। मुझे अपने देश के बारे में एक छोटी सी चीज अखरती है। अखरती है मतलब बुरी लगती है कई बार। क्या? हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंसमेंट तो कर देते हैं कि ये प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट को हम लोग ऐसे लेकर चलने वाले हैं। बहुत सारे दुनिया भर के प्रोजेक्ट हम लोगों ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में हम लोग लॉन्च कर देते हैं, या किसी दोस्त के देश के अंदर में लॉन्च कर देते हैं। पर दिक्कत पता है क्या देखने को मिलती है? हमारी बीरबल की खिचड़ी बन जाती है भाई साहब यहां पर। मतलब कैसे? मतलब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च तो कर देते हैं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते भाई साहब सदियों गुजर जाते हैं।
मुझे याद है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो यहां पर कई सारी बातें सामने निकल कर आई कि ये जो प्रोजेक्ट जो अब इनोग्रेट हो रहा है आज बैठकर नवंबर के महीने में 2023 में, इसको बोला था हम लोगों ने 2017 में इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर डेडलाइन दी गई 2018 में इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर यहां पर कोविड-19 वाली चीजें देखने को मिल गई और अब जाकर हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। 5 साल बाद डेडलाइन देने के बाद में हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो कई जगह हमारा क्रिटिसिज्म इसीलिए होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट तो कर देते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, अलग अलग देश के अंदर में इसको कंप्लीट करने वाले हैं, पर इन रियलिटी में वो ग्राउंड लेवल पर चलता हुआ कंप्लीट नहीं आता है। आप लोगों को पता होगा एक पर्टिकुलर पोर्ट है जो हम लोगों ने ईरान के अंदर में डेवलप किया था, बताइए उस पोर्ट का नाम क्या है। उसी के पैटर्न में एक पोर्ट डेवलप किया था चाइना ने पाकिस्तान के अंदर में। दोनों पोर्ट के नाम बताइए। अभी मैं आप लोगों को कहानी सुना देता हूं। जो चाइना को पोर्ट डेवलप करना था, चाइना ने बोला पोर्ट डेवलप करना है और चाइना ने पोर्ट डेवलप करके साइड में फेंक दिया। हमारा पोर्ट डेवलपमेंट का प्रोसेसर इतना सस्ता चल रहा था जिसकी कुछ हद नहीं है। इसके पीछे रीजन भी यार कई बार क्योंकि हमारे पास में इतने रिसोर्सेज होते नहीं है जितनी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। अब चाइना के पास में तो इतना पानी भरा पड़ा है, मतलब इतना पैसा भरा पड़ा है पानी की तरीके से, बाल्टी भरो और निकाल लो। तो हम जो यहां पर डेवलप कर रहे थे ईरान के अंदर में वो था चाबार पोर्ट। हम लोगों ने डेवलप नहीं किया अब तक भी उसके ऊपर चीजें ढंग से नहीं चल रही थी। फिर क्या हुआ, ईरान की और यूएसए की लड़ाई होगी तो भाई साहब यूएसए ने क्या किया, हमको रोक दिया उसको चीजों को डेवलपमेंट करने से, वहां पर डॉलर इस्तेमाल करने से। पर चाइना ने पाकिस्तान का गवादर पोर्ट फटाफट डेवलप करके फेंक दिया। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो चाबार पोर्ट और गवादर पोर्ट, ये दोनों पोर्ट कई बार न्यूज में रहते हैं और डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। तो चाबार पोर्ट कहां है, वो है पाकिस्तान के अंदर में, ईरान के अंदर में, और गवादर पोर्ट कहां है, वो है पाकिस्तान के अंदर में। गवादर से याद रख लेना, गद्दार गवादर, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर में गद्दार गवादर, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लेना। और चाहवार, चाहने वाला, सदाबहार, वो कहां पर है, वो है ईरान के अंदर में। नाम याद रहेगा ना, अब मत भूल जाना ऐसे ऐसे याद रख लिया करो। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए। यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर त्रिपुरा के अंदर में यहाँ पर 2 मिनिस्ट्री काम कर रही है। अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट, जिससे कि यहाँ पर दोनों के साथ में मिलकर काम किया जा सकेगा और चाइना को भी टैकल कर पाएंगे हम लोग इंडिया और बांग्लादेश के साथ में, इस तरीके से अगर रिलेशन रहेंगे। तो त्रिपुरा टू कोलकाता का रास्ता जो है वो इतना शानदार हो गया कि आसानी से अब हम लोग यहां पर पहुंच पाएंगे। तो अकोरा अगरतला रेल लिंक ये कंप्लीट होना था, अब ये भी कंप्लीट हो गया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यानी कि वर्चुअली इसको हमारे देश और जो बेसिकली बांग्लादेश के जो लीडर हैं वो यहां पर इनोग्रेट करेंगे। इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में जो बाउंड्री है वो बाउंड्री कितने किलोमीटर की है ये बताइए। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ में कितनी बाउंड्री हम लोग टच करते हैं ये बताइए जरा, ये मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूंगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है देखता हूं कौन कौन बता पाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं। मतलब कि डिवीजन किया जाता है ना कि हाँ ये इंडिया का रीजन हो गया, पाकिस्तान का रीजन हो गया, तो किस नाम से उसको पुकारा जाता है ये आप लोग बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये आप लोगों को बतानी है लाइन क्या है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो देखता हूं आप में से कौन सी आंसर देता है ये काफी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो अभी आप लोग इसको समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये बड़ी ही आसानी से आप लोगों से पूछाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ, ठीक है। अब आप लोगों से मैं पूछूं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है उसका नाम आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था एक स्टूडेंट से, तो यहां पर भाई साहब वो कंफ्यूज हो गया। अब कंफ्यूज क्यों हो गया, अब आप लोग ये ध्यान से सुनिएगा। कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि बांग्लादेश के बारे में नॉर्मली कोई बात ही नहीं करता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब ये रेड क्लिफ बनाई गई थी 1947 में, यहां पर लाइन ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई थी। अब आप लोगों को याद होगा कि वो पाकिस्तान जो था, जो आज की डेट में बांग्लादेश है, उस टाइम पर पाकिस्तान का हिस्सा था। तो इसलिए रेड क्लिफ जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ी ना इसको बांग्लादेश बोलते थे। उस टाइम पर तो इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे पाकिस्तान को, और बांग्लादेश को जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो दोनों के बीच में ही रेड क्लिफ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये तो रेड क्लिफ हो गया तो वो क्या होगा, तो वो रेड क्लिफ आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए दोनों के लिए सेम ये क्वेश्चन इंटरव्यू में क्यों पूछा गया, क्योंकि कंफ्यूजन में आ जाता है इंसान को, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्ट बंगाल जो है उस तो भाई साहब ईस्ट में है इंडिया के, इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि वेस्ट बंगाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि बांग्लादेश जो है ना यहाँ पर कट किया था, तो बांग्लादेश का ये वेस्टर्न रीजन है। वैसे अगर देखोगे बांग्लादेश के वेस्ट में पड़ता है जो यहाँ पर कट किया गया था, तो इसके चलते वेस्ट बंगाल है। हालांकि ये नाम अब जस्टिफाई नहीं करता, इसलिए वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है वो कई बार बोलते हैं कि इसका नाम चेंज करके सीधा बंगाल कर देते हैं अब, ठीक है।
तो बंगाल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये आप लोग बताइए। देखता हूं आप में से कौन बताता है कि ये सही है, मतलब आप लोगों में से जस्टिफाई करते हैं आप लोग अगर वेस्ट बंगाल से आते हैं। चलिए क्वेश्चन और बता दीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? हालांकि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान बोल सकते हो, उस टाइम पर ये बोलते थे जब तक पाकिस्तान हमारा पार्ट था। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? ऐसा भी क्वेश्चन बोला जाए तो कितना अच्छा लगेगा ना। चलिए बताइए, देखता हूं आप में से कौन इसका सही आंसर देता है। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, ये मैंने आप लोगों से बेसिकली पहले भी डिस्कस की थी, तो रिवीजन भी हो गया। अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोगों को इसके बारे में पता है काफी कुछ, ठीक है। अब आज ही के न्यूज़पेपर में यहां पर ये आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं किनको? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे देश के अंदर में 182 मीटर ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची ये स्टैचू है, जो कि आप लोगों को देखने को मिली गुजरात के अंदर में, केवड़िया जो पर्टिकुलर रीजन है उसके अंदर में आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। तो यहां पर अभी क्या चल रहे हैं आप लोगों को पता है, हमारे देश के अंदर में जो यूपीएससी का आप लोग सिलेक्शन जब ले लेते हो तो आप लोगों की ट्रेनिंग होती है लबासना के अंदर में। लबासना कहां पर है? ये आप लोगों को मसूरी के अंदर में देखने को मिलेगा। पर लेकिन जो ट्रेनिंग होती है आईपीएस ऑफिसर की, वो कहां पर होती है? क्या आप लोगों को पता है? वो होती है हैदराबाद के अंदर में। तो हैदराबाद के अंदर में जो अकेडमी है उसका नाम आप लोग मुझे बताइए। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका नाम है दुरंद लाइन, ठीक है। ये कई बार जो लाइन है ये आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाती है, तो ये लाइंस वगैरह भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जो अकेडमी है उसका नाम क्या है, जो कि आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है हैदराबाद के अंदर में, जहां पर आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आप में से कई सारे ऐसे होंगे ना जिनको आईपीएस बनना है, कुछ ऐसे होंगे जिनको आईएएस बनना है। तो जो आईपीएस वाले हैं उनको उस ट्रेनिंग का नाम एटलीस्ट जरूर पता होना चाहिए। तो उनका ट्रेनिंग का नाम भी इन्हीं के नाम पे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं कि यहां पर अभी जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी का नाम आप लोग यहां पर याद रखेगा, ये इसको पूछना नहीं है, खासकर आईपीएस बनना है तो, ठीक है। अभी एकता दिवस जब सेलिब्रेट किया गया तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर थे हमारे देश के, 98 जो यहां पर फाउंडेशन बैच के ट्रेनी थे, उनको भी यहां पर बेसिकली एक तरीके से मोदी साहब के द्वारा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी गाइड किया गया, उनके सामने भी यहां पर बातें रखी गई। और यहां पर आरंभ एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था ट्रेनिंग को लिए, खासकर सिविल सर्वेंट को यहां पर उनके लिए, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे इवन भूटान से भी पार्टिसिपेट करते हैं लोग हमारी सिविल सर्विसेज के अंदर में, ठीक है। तो ये काफी एक ऐसी चीज है जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है कि हार्नेसिंग द पावर ऑफ डिसरप्शन, तो ये थीम रखी गई है जो 5वें नंबर का अभी यहां पर जो याद रखेगा आप लोग, यहां पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है आरंभ के बारे में, ठीक है। तो आरंभ स्टार्ट किया तो 5वां एडिशन था और उसकी थीम भी मैंने बता दी। अभी यहां पर ये न्यूज में देखने को मिला, आज ही की न्यूज है, यहां पर इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। बड़ी आसान शब्दों में आप लोगों को ये बेसिक चीजें बता दी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। मैंने पर्सनली न्यूज पूछा था ना आप लोगों से, किस किसी ने नाम बताया था बताइए जरा। शायद मुझे लगता है किसी ने नाम बताया नहीं था, यह बताया था किसी ने नाम, किसी को याद भी नहीं होगा शायद, या हर आप में से शायद कोई पहचानता भी नहीं होगा इनको। इनका नाम है रोहिणी नैयर, ठीक है। तो रोहिणी नैयर जी जो है इनके नाम पर प्राइज दिया जाता है। ये एक इकोनॉमिस्ट जो काफी इंपॉर्टेंट हमारे देश के अंदर में, अब तो हमारे बीच में नहीं रही, तो इनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है। ये 10 लाख का प्राइज दिया जाता है। और अब की बार ये जो प्राइज दिया गया है ये दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। तो पर्सन इन न्यूज में रोहिणी जी का नाम भी पूछा जा सकता है, दीनानाथ राजपूत जी का भी नाम पूछा जा सकता है, और 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था एनके सिंह साहब, ठीक है। तो उनके नाम के नाम से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। दीना राजपूत ने ऐसा क्या कर दिया दीनानाथ जी ने कि इनको ये अवार्ड दे दिया गया, ठीक है। हाँ, मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे इनके बारे में, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो सर से उतर जाएगा। जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा उनका क्वेश्चन छूट जाएगा और आप लोगों का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो सिलेक्शन होगा एसएलवी फैमिली मेंबर का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप लोग जब पता रहता है तो एक्स्ट्रा एज आप लोगों के पास में हो जाती है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए प्राइज यहां पर दिया गया जो यहां पर दीनानाथ जी को, क्यों? क्योंकि उनके द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए काम किया गया, वो भी यहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर में, जो ट्राइबल वुमेन को इंपावर करने का काम कर रही है। तो ये बात आप लोग यहां पर याद रखेगा, ठीक है। ठीक है ना, सॉरी थोड़ा पानी पिया था, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसको याद रखेगा। तो इनका नाम पर्टिकुलर पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम पूछा जा सकता है, किनको मिला है और क्यों मिला है। सारी बात मैंने एक एक कर आप लोगों को यहां पर बता दी। अब इनको लेकर कोई डाउट अगर रहेगा तो फिर आप लोग जो है उसको क्लियर करके ही आगे बढ़ना है, ओके। तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी। एक आर्टिकल इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, और खासकर ये टीचर को, मतलब एक तरीके से टीचर को कंट्रोल करने का एक आर्टिकल मैं आप लोगों को बोल सकता हूं।
ये खासकर जो टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स भी लेक्चर देखते हैं, मुझे पता है बेसिकली बहुत सारे टीचर लेक्चर देखते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, मेल पर कई बार बात भी होती है। तो ये सब टीचर्स के लिए बेसिकली, ठीक है। बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा चीजों को समझना है और टीचर को भी एक तरीके से रेस्पेक्ट देनी है। कई बार टीचर को ना कई सारे लोग जो हैं उल्टी तरीके से ट्रीट करते हैं। गांव में तो कई बार देखने को मिलता था, टीचर बेचारे डरा करते थे। अगर जैसे नहीं, मेरे गांव में ही इंटर कॉलेज है, ठीक है, तो मैं उसी इंटर कॉलेज में पढ़ा करता था, तो वहां पर जो बाहर के टीचर आया करते हैं ना, बड़े सहमे सहमे से रहते थे, पर लेकिन जो लोकल टीचर हैं वो धाड़ा करते थे बिल्कुल अपना मजे में तो यहाँ पर कई बार दिक्कत देखने को मिलती है, उनको लगता है कुछ बोल दे तो बच्चे बाहर ले जाके कूट देंगे यार। तो ऐसी चीजें नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती थी गाँव में। पर आज की डेट में चीजें चेंज हो गई हैं, पर फिर भी जो टीचर भी कई बार बदतमीजी काट देते हैं, तो उन टीचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये प्रोविजन है। स्टूडेंट को कई बार थप्पड़ मार देते हैं, बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। थप्पड़ मारना एज ए कोई गलत चीज नहीं है, पेरेंट्स और टीचर को अधिकार है बच्चों को पीटने का, ठीक है, जब तक वो सुधर ना जाए। पर लेकिन ऐसी चीजों पर बच्चे को थप्पड़ लगवा देना रिलीजन के नाम पर या फिर किसी और चीज के नाम पर, तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये ऐसी चीज अभी देखने को मिली। तो इसी के चलते यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बातें की गई, किसके बारे में, इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन है 295A के बारे में। आखिर ये 295A सेक्शन क्या बोलता है, इसके बारे में आप लोगों को बातें बताने वाला हूं, जो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। बहुत ही बेसिक्स है पर इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। आर्टिकल 295A इंडियन पीनल कोड का ये क्या करता है, इंडियन पीनल कोड का ये पिनलाइज करता है किसी भी ऐसे एक्ट को अगर रिलीजियस फीलिंग को, सेंटिमेंट को हर्ट करता है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक टीचर के द्वारा एक बच्चे को थप्पड़ मरवाए गए, क्योंकि वो बच्चा जो था वो मुस्लिम कम्युनिटी से निकल कर आता था। तो इसकी वजह से यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलता था। तो ऐसे टीचर, इसी तरीके के जो टीचर होते हैं ना, फिर बाहर पकड़कर बच्चे उनकी कुटाई कर देते हैं। कई बार आप लोगों ने चीज देखी होगी। तो यहां पर टीचर क्या है, वो टीचर क्या कर रहे हैं, वो थप्पड़ मरवा रहे हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के बच्चों से। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है कि ऐसे टीचर के खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है। ये कोग्निजेबल, नॉन बेलेबल और एक तरीके से नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में यहां पर इसको रखा गया, जो कि एक तरीके से काफी सख्त वाला कानून आप लोग बोल सकते हैं। और पनिशमेंट जो है काफी अच्छे लेवल पर किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि रिलीजियस फीलिंग को, रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है। और आप लोगों को पता है फंडामेंटल राइट में जब आप लोग जाते हैं पार्ट 3 के अंदर में, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट है, उसमें आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आप लोग खुद के रिलीजन को आप लोग अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। अगर कोई आप लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है, तो भाई साहब ये बहुत ही गलत तरीके से रवैया देखने को मिल रहा है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर ये बातें निकल कर आती हैं। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 1957 में, जबकि देश आजाद हो तभी की बात कीजिए, ज्यादा लेट की बात नहीं कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो संविधान के अंदर बनाई जाती है, वो किस आर्टिकल के तहत बनाई जाती है जरा बताइए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनली यहां पर ये जो वैलिड इसको करार दिया, जिसमें यहां पर रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस निकल कर आया कि ये सेक्शन जो है ये सही है। कोर्ट ने सेक्शन 295 को बोला कि नोट पिनलाइज एनी, जो अगर कोई एक्ट होता है, कोई इंसल्टिंग का अटेम्प्ट करता है कोई ऐसी, तो यहां पर बिलीव किया गया इसके बारे में। और प्रोविजन जो है ये अप्लाई होता है एक ऐसी फॉर्म में, अगर रिलीजियस कोई ये एक तरीके से ना इंसल्ट कर देता है, कोई ऐसा एक पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का डिसरप्शन हो जाता है। आप लोग खुद देखो, जब उस बच्चे को रिलीजन के नाम पर पिटवाया गया यहां पर, उस टाइम पर कंडीशन देखने को मिली। क्या कंडीशन थी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो खतरनाक लेवल की कंडीशन निकल कर आए ना वहां पर, तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो टीचर को उस टाइम पर यहां पर बहुत ही एक गलत काम टीचर के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज यहां पर सामने निकल कर आई। तो इस तरीके का काम एटलीस्ट टीचर को यहां पर नहीं करना चाहिए था। टीचर को ये सारी शोभाएं देते हैं कि आप लोग खुद बताइए, टीचर को ये सारी चीजें शोभाएं देती हैं कि वो रिलीजन के नाम पर किसी भी बच्चे को इस तरीके से टॉर्चर करे, इस तरीके से ट्रीट करे, तो ये बिल्कुल गलत बात यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से टीचर जो है, टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल बना के रखना, अच्छे से चीजों को लेकर चलना, ना कि इस तरीके से ट्रीट करना कि ये सारी घटनाएं, हरकतें यहां पर देखने को मिले। ये सारी बहुत ही गलत घटनाएं हैं यहां पर। तो इस तरीके से यहां पर इस पर्टिकुलर जो एक इंडियन पिनल कोड के तहत 295A सेक्शन का इस्तेमाल किया सकता है, और सुप्रीम कोर्ट भी इसको वैलिड करार देते हैं। तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन भी चलिए आप लोगों से पूछ लेता हूं। यहां पर सेक्शन 295A के बारे में, इंडियन पिनल कोड के बारे में जब बात करते हैं, ये पिनलाइज करता है एक्ट जिसकी वजह से आउटरेज, रिलीजियस फीलिंग को हर्ट पहुंचता है। ये कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि ये एक संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती और गैर सम्मानीय अपराध की कैटेगरी में यहां पर आता है। कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, ए बी सी या फिर डी में से कौन सी सही है, ये आप लोग बताइए। देखता हूं आप में से सही आंसर यहां पर कौन देता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए।
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलोगे कहां से आ गया, मैं बोलूंगा यहां से आ गया, बोलोगे पढ़ाया नहीं था, मैं बोलूंगा पढ़ाया था। ठीक है, तो आंसर यहां पर इसका सी देखने को मिल रहा है ना, बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसलिए मैं बताता हूं, कोई भी चीज अगर आप लोगों को पढ़ाई जाती है उसको थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में भी आप लोग लंबे समय तक उसको याद रख पाओगे, और ये बहुत ही बेसिक सी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन एटलीस्ट आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर उसको दूर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, ये इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर इसके बारे में मैं बात करूंगा। बात की जा रही है एथिक्स कमेटी के बारे में पार्लियामेंट के अंदर में। आप लोग खुद सोचो, आप लोगों को पॉलिटी मैंने कई बार पढ़ाई है, पार्लियामेंट के अंदर में आप लोगों को कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि क्वेश्चन आर के बारे में मैंने बात की थी, नहीं एक तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया आता है, क्वेश्चन आर के बारे में बात की जाती है कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। बेसिकली यहां पर क्या होता है, क्वेश्चन आर रखा गया हमारे संविधान के अंदर में, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ये देखिए हमारी पार्लियामेंट के अंदर में काम कैसे चलता है आप लोगों को पता है ना, 11 से लेके 12 बजे तक का जो रहता है वो क्वेश्चन आर रहता है। ठीक है, 12 से लेके 1 बजे तक का 0 आर रहता है, और फिर यहां पर लंच का काम हो जाता है, यानी कि 2 घंटे बाद थक गए, अब भाई साहब लंच करने चलेंगे। और यहां पर फिर काम होता है, ऊपर वाला काम है लोकसभा का और नीचे वाला काम है राज्यसभा का। यानी कि लोकसभा जो है वो सिस्टमेटिक वे में 2 बजे से काम करना स्टार्ट करती है और 6 बजे तक अपना काम निपटाती है। यानी कि लोकसभा जो है वो लगभग 4 घंटे आप लोगों को काम करती नजर आती है। पर राज्यसभा के बारे में जब बात करते हैं तो राज्यसभा जो है 3 घंटे काम करती है। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो बुजुर्ग लोग नहीं रहते हैं यहां पर, ये बेसिकली एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, तो ज्यादा काम लोकसभा के हाथ में रहता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो कानून बनाना और कानून को पास कराना, ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। अब जो एक क्वेश्चन आर होता है ना, यहां पर मैक्सिमम जो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो अपोजिशन है उसके हाथ में पावर दे रखी कि भाई साहब तुम क्वेश्चन पूछो, और क्वेश्चन पूछो भी ऐसे जो कि यहां पर सरकार के लिए नहीं, बेसिकली अपोजिशन क्वेश्चन पूछेगी किसके लिए, जो फायदेमंद हो हमारे देश की जनता के लिए। अब मान लो आप लोग यहां पर सोचिए, कोई पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन तो पूछ रहा है, पर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है पैसे लेकर। पैसे लेकर मतलब उसको किसी ने पैसे दिए कि तुम ना पार्लियामेंट में जाकर ये क्वेश्चन पूछना। मतलब है कि एक तरीके से ये इतनी घटिया चीज आप लोग बोल सकते हो इसको, सीधा सीधा अगर मैं बोलूं कि पैसे लेकर क्वेश्चन पूछने वाला ये इशू आ गया यहां पर। समझना आप लोग कितना खतरनाक मुद्दा है यहां पर, यानी कि सामने वाले ने पैसे दिए और तुमने क्वेश्चन पूछ लिए, तो पैसे लेकर क्वेश्चन पूछने वाली चीज जब यहां पर निकल कर आ गई, इन रियलिटी में अगर इस चीज को आप लोग समझोगे, ये इतना नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाली बात है कि तुम पैसे लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। एक तरीके से समझ सकते हो आप लोग यहां पर, यानी कि एक तरीके से यहां पर रियलिटी में ये अनएथिकल बात आ गई कि पैसे लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यार यहां पर तो। और पैसे लेकर जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो जनता के लिए क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो उस इंसान के लिए क्वेश्चन पूछेगा जिस इंसान ने उसको पैसे दिए हैं। तो इसके चलते सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म यहां पर क्या होता है कि पहले तो नोट द वोट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना था कि नोट दो और वोट लो। अभी यहां पर इसका अपोजिट चल गया है कि पैसे दो और क्वेश्चन पूछवाओ। तो पैसे दो और क्वेश्चन जब पूछवाया जाएगा यहां पर, तो वो क्वेश्चन यहां पर जनता के फेवर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सामने निकल के नहीं आएगा। क्वेश्चन कौन सा आएगा? क्वेश्चन वो निकल कर यहां पर आएगा जो क्वेश्चन जिसने पैसा दिया है उसके लिए यहां पर पूछा गया। तो ये एक अनएथिकल काम हो गया हमारे देश के हिसाब से। हमारी पार्लियामेंट के अंदर में इस तरीके का अगर कोई काम करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए जो एथिकल कमेटी है वो यहां पर उसके खिलाफ एक्शन लेती हुई नजर आएगी, और उसी के चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। उसी के बारे में यहां पर ये पूरा आर्टिकल जो है वो डिस्कस किया गया है कि रखा किस लिए गया है काम और कर किस लिए रहे हो तुम। तो इसके चलते मैं आप लोगों से बेसिकली बहुत सारी बातें करूंगा जो कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी भी लेकर आएगी। सबसे पहले तो ये चीज कहां से देखने को मिली उसके बारे में बात करूंगा, और फिर हम लोग एथिकल कमेटी के बारे में बात करेंगे। तो सारी बातें आप लोगों को समझ में यहां पर आ जाएगी। बेसिकली जो यहां पर नोट के बदले वोट की बात की गई थी, यहां पर बात की जा रही है कैश फॉर क्वेरी। यानी कि कैश फॉर क्वेरी का मतलब क्या है कि कैश दिया और उन्होंने बोला कि ये मेरा क्वेश्चन पूछ लेना। तो ये एक तरीके की ब्राइब देने वाली बात होगी पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए। तो एथिकल कमेटी के बाद में यहां पर चीजें पहुंच जाती है। जो एथिकल कमेटी है वो एक तरीका परमानेंट पार्ट है लोकसभा के अंदर में। 2000 में यहां पर ये लाया गया था कि कोई भी क्वेश्चन क्या कंडक्ट होना है उसके बारे में बात की जाती है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमारे देश के अंदर में जो भी नेता है वो एक जामे के अंदर रहकर काम करें, अपना जामा या फिर लक्ष्मण रेखा क्रॉस न करें। तो इसमें अनएथिकल कंडक्ट हो गया, एमपी का अगर कोई काम करे, ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात की जाती है। अनएथिकल कंडक्ट हो गया, फिर कैसे आप लोगों को यहां पर मिसकंडक्ट अगर कोई हो रहा है तो उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उस इंसान को सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब ऐसा काम किया गया महुआ मोहित्रा के द्वारा। महुआ मोहित्रा के द्वारा लोकसभा के अंदर में कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इनको किसी ने पैसे दिए और सरकार से ये क्वेश्चन पूछने के चलते यहां पर इनके द्वारा वो क्वेश्चन पूछे गए। तो एथिक जो कमेटी है उन्होंने यहां पर इनके खिलाफ जो कंप्लेन है उसको बेसिकली यहां पर सुनवाई की, और उसके चलते यहां पर ये जो है यहां पर फंस गई। ठीक है,
वो नहीं है प्रेस रावल की मूवी का वो डायलॉग सुना होगा जिसमें नायक मूवी है बेसिकली, कहता है कि अब ये फंस गया, ठीक है। तो ये वाली बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये जो कमेटी है दोनों के लिए अलग है। अभी यहाँ पर मैं बात करूँ लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए तो अभी है, राज्यसभा के लिए पुरानी है, 1997 में राज्यसभा के लिए यहाँ पर आ गई थी। कंपोजिशन क्या रहती है इसके अंदर में, नोट मोर देन 50 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो कि लोकसभा के बारे में बात करूं, यानी कि लोकसभा के अंदर जब इस कमेटी के बारे में बात करेंगे तो 15 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और वो नॉमिनेट पता है किसके द्वारा किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं यहां पर स्पीकर के द्वारा, ये याद रखेगा। पर लेकिन जो राज्यसभा की होती है वो बनाई गई थी कब, वो बनाई गई थी 1997 में। और वो जो रहते हैं वो बेसिकली उसके अंदर में ये 10 मेंबर आप लोग रहते हैं। और नॉमिनेट कौन करते हैं, वो यहां पर राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि स्पीकर और चेयरमैन यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यह पावर दी गई है कि भाई साहब देख लेना अगर ऐसा कोई मुद्दा यहां पर देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो प्रिविलेज है यहां पर। प्रिविलेज क्या है, बेसिकली प्रिविलेज ये है कि तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका प्रिविलेज तुमको मिला हुआ है, पर लेकिन तुम क्या कर रहे हो, उस क्वेश्चन पूछने के प्रिविलेज का गलत एक तरीके से उसका फायदा उठा रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत बात यहां पर हो गई, तुमने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर लिया यार। ये तो यहां पर एक तरीके से तुम्हारे अधिकार क्या है, तुम्हारे अधिकार दे रखे क्वेश्चन पूछने के लिए और तुम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत बात हो गई, ठीक है। ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, सॉरी। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आज टारगेट पूरा कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। 1500 लोग लाइव देख रहे हैं अभी वीडियो को, लाइक भी कर दो 1500। अच्छा लगा यार, आज टाइम पर आ गए इतने सारे लोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्या बात है, अब मजा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट जो रख रहा हूं मैं, इस टारगेट को पूरा कर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट टारगेट है आप लोगों का 2000 का, ठीक है। तो 2000 लोग देखते हैं कब यहां पर इसको अचीव करते हैं। 2000 का टारगेट रखते हैं, सही है ना 2000 का है, क्योंकि जो अभी उठ रहे हैं पूरे दिन तो वीडियो को देख ही रहे हैं, मतलब बाद में सोते जगते। अगर मॉर्निंग में ही वीडियो आप लोग देख लेंगे तो मॉर्निंग का टाइम आप लोग का रहेगा, तो काम आप लोग का निबट जाएगा। तो 2000 सही है या फिर कोई और टारगेट रखना है, बताइए जरा, बताइए जरा, मजा आ गया। मैंने ध्यान नहीं दिया, बहुत मुझे लग रहा है बहुत देर से हो रखा है ये है। हाँ, नेक्स्ट वीक का टारगेट रखते हैं 2000 का, ठीक है, बिल्कुल पक्का डन। मैंने ध्यान नहीं दिया, इतनी देर से आप लोग मैसेज करते हैं, मैं पढ़ाने में डूब गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेचुलेशंस यार, बहुत बढ़िया। अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करो, सही तरीके से चीजों को लेकर चलो, डिसिप्लिन के वे में, तो जिंदगी जीने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो 2000 का टारगेट रखते हैं आगे से, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं यहां पर। पक्का डन, 3000 ज्यादा हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। अभी 2000 का रखते हैं, फिर उसके बाद में उसके बाद में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए अभी तो यहां पर क्या देखिए, हमारी पार्लियामेंट के अंदर में जैसे मैंने बोला क्वेश्चन पूछने की बात आ रही है। अब क्वेश्चन आप लोग पूछ लो, पर लेकिन जनता के फेवर के क्वेश्चन पूछना, ये तो ना किसी के पूछोगे। तो ये एक तरीके से जो प्रिविलेज मिली हुई है आप लोग क्वेश्चन पूछने का, उसका ब्रीच कर दिया आप लोगों ने यहाँ पर। तो एथिकल कमेटी के बाद में जब जा रहा है तो अनएथिकल कंडक्ट हो गया। अब वो कमेटी यहां पर देखेगी, तो यहां पर इसके चलते अगर कल को चलकर चीजों को देखा जाए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको सस्पेंड किया जा सकता है हाउस से। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को हाउस से सस्पेंड कर दिया तो डायरेक्ट वे में नुकसान किसका है, नुकसान है उस लोकल एरिया के लोगों का। अब खुद सोचो, मान लीजिए मैं पर्टिकुलर एरिया है, मान लीजिए दिल्ली से मैंने इलेक्शन लड़े, अब दिल्ली से मैं चुनकर आ गया, मैं बन गया एजुकेशन मिनिस्टर और मुझे वोट भी दे दी बच्चों ने, मतलब एक तरीके से लोगों ने। अब वहां पर जैसे मुझे वोट मिल गई और मैं वहां पर क्वेश्चन उठा रहा हूं किसी और के लोगों के, मैं उन बच्चों के क्वेश्चन ही नहीं उठा रहा हूं जिन्होंने मुझे वोट दी, यहां पर पहुंचाया। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और ही चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कितनी घटिया चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर। तो इसके ऊपर काम किया जाएगा एथिकल कमेटी के द्वारा कि भाई साहब ये बिल्कुल अनएथिकल है। यहां पर एमपी जो है उनको प्रॉपर अगर अधिकार मिले हुए हैं तो उनको उन अधिकारों का यूज है वो सिस्टमेटिक वे में यूज करना चाहिए, ना कि अपने फायदे के लिए। तो ये बात आप लोग यहां पर याद रखेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां पर ये, जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इसके बारे में अभी बातें, ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। इसके चलते मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं यहां पर, एक है 0R। 0R के बारे में हालांकि मैंने स्टैटिक पोर्शन में आप लोगों को पॉलिटी की वीडियो के अंदर पढ़ाया था, पर लेकिन यहां पर बात आ रही है तो यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा बता देता हूं। 0R जो है ये किसी से भी हम लोगों ने उधार नहीं लिया, ध्यान रखना। ये हमारा पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, यानी कि हम लोगों ने ये इनोवेट किया है कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि कल को चलकर किसी को इमीडिएटली अगर कोई चीज यहां पर चाहिए, इमीडिएटली मतलब किसी को इमीडिएटली कोई चीज यहां पर सुधारनी है, कोई ऐसा इमरजेंसी कोई क्वेश्चन आ गया उसके ऊपर बात करनी है, तो 0R आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इंडियन इनोवेशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में, जो 1962 के अंदर में लाया गया कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये ना तो हमने किसी से उधार लिया, ना ही पार्लियामेंट में लिखा हुआ है, याद रखना, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन है। ये कंफ्यूजन मत हो जाना कि यार 0R तो सर ने कई बार पढ़ा है, कहीं ना कहीं संविधान में तो लिखा ही होगा। तो ये हमेशा याद आप लोग रखना, ठीक है।
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं कि कहीं पर भी इसके बारे में इवन रूल बुक के अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं लिखा है। ये एक तरीके कन्वेंशन है कि फॉलो करो और इस तरीके की चीजों को लेकर चलेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। कल को चल के क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको याद रखिएगा। 0R के बारे में कुछ और बेसिक बातें अगर मैं आप लोगों को बता दूं, इसको चेंज भी किया जा सकता है। जैसे कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है उन्होंने हामिद अंसारी साहब जो थे उस टाइम पर, उन्होंने इसको चेंज कर दिया। इन्होंने 11 AM टू 12 एक तरीके से कर दिया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसका टाइम भी ऐसा नहीं कि फिक्स रखना है। कई बार इसको हटा भी देते हैं बीच में से कि टाइम नहीं है तो चलो क्वेश्चन तो पूछ ही लें, क्वेश्चन आर के अंदर में 0R को साइड में कर देते हैं। तो ये भी चीज आप लोगों को यहां पर कई बार देखने को मिलेगी। तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से 0R का यूटिलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो 0R इंडियन इनोवेशन है, तो आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि 0R जो है वो हमारी देन है दुनिया को, ठीक है। नेक्स्ट एक आर्टिकल है यहां पर, ये हालांकि मैंने आप लोगों से स्पीकर के बारे में डिस्कस किया था कल ही, बहुत ही तसल्ली में डिस्कस किया था। जिस किसी ने नहीं देखा होगा वो देखेगा कि स्पीकर जो है वो बिल पर बैठ जाता था, ये कोई सही बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसके लिए फिक्स करने की बात की है, तो उसी का वेलकम यहां पर किया गया है। कल मैंने तसल्ली में डिस्कस किया था आप लोगों से, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग याद रखना। बिल्कुल ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, वो सारी बातें यहां पर बता रखी है कि किस किस तरीके से। देखिए सब, अगर मुझे काम दे रखा है टीचिंग का, मैं टीचिंग छोड़कर मैं कोई और हरकतें यहां पर कर रहा हूं, तो मतलब स्पीकर को काम दे रखा है कि यार जो पर्टिकुलर काम जो होना चाहिए कि कैसे चीजों को लेकर चलना है, वो स्पीकर वही काम छोड़ के और सारे काम कर रहा है। तो यहां पर किस तरीके से डिस्क्वालीफाई करना चाहिए उसको रोक के बैठ गया। तो न्यूट्रल होना चाहिए ना स्पीकर, एक डेडलाइन होनी चाहिए कि भाई साहब तब तक ये काम निपटाना है। तो इस तरीके से अगर वो काम नहीं निपटा रहा है तो पार्लियामेंट बेसिकली काम ही नहीं हो पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि भाई साहब ये चीजें फिक्स करो, अगर ये चीजें फिक्स नहीं होगी तो पार्लियामेंट कैसे काम करेगी, लोगों का रिप्रेजेंटेशन जहां पर है वो कैसे काम करेगी, पॉलिटिकली आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत बात है यहां पर, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कल का लेक्चर देख लेना, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था सारी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में। कल का लेक्चर किस किस ने देखा वैसे बताना, यस या फिर नो। कल का लेक्चर देखा या फिर नहीं, क्या बात है, वीडियो देखने वाले कम है और लाइक्स ज्यादा कर दिया आप लोगों ने, तो ऐसे तो आप आग लगा दोगे ओए बेटे, बोनिए डायलॉग, ओए बेटे मौज कर दी चलिए अच्छा ठीक है। अभी यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने है, ये रेलवे सेफ्टी के बारे में है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, कभी बोलो कि सर आर्टिकल डिस्कस नहीं किए। रेलवे सेफ्टी का 2 दिन से आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं, ये आर्टिकल भी मैंने डिस्कस किया था। फिर से रेलवे सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश के अंदर में 13 लोगों की जान चली गई, 38 लोग जो है घायल हो गए। सेम कंडीशन उड़ीसा के अंदर में देखने को मिली थी, 275 लोगों की जान चली गई थी। तो सेफ्टी हम लोग क्यों लेकर नहीं चल रहे हैं, तो फिर से उसके ऊपर ये आर्टिकल है जो कि कल ही मैंने डिस्कस किया था। तो इसको भी ढंग से लेकर चलने की बात यहां पर की जा रही है। एक छोटा सा आर्टिकल मैं आप लोगों को बताता हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, और कई सारी बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी। हमारे देश के अंदर में क्या आप लोगों को पता है लोकल गवर्नमेंट कहां से निकल कर आई थी, याद है आप लोगों को? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान में संशोधन करके। तब हमारे देश के अंदर में 73rd संविधान में संशोधन करके क्या लेकर आए थे हम लोग? लेकर आए थे क्या, बताइए जरा। हम लोग लेकर आए थे हमारा पंचायती राज सिस्टम। और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हम लोग क्या लेकर आए थे? हम लोग लेकर आए थे, बोलो क्या? हम लोग लेकर आए थे म्युनिसिपैलिटी। तो इस आर्टिकल में ही बात बताई जा रही है कि आज की डेट में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ देखने को मिलता है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी देखने को मिलती है लोकल गवर्नमेंट की। अगर देखा जाए हमारे देश के अंदर में लोकल गवर्नमेंट को अगर हम लोग पावरफुल बना दे, तो आप लोग ये चीजें समझ के देखो 1 मिनट के लिए, कितनी शानदार तरीके से चीजें जो है वो सिस्टमेटिक वे में होती नजर आएंगी। ठीक है, सोच के देखो मैं क्या कह रहा हूं। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हर एक पंचायत के पास में पैसा आ गया, हर एक म्युनिसिपैलिटी के पास में पैसा आ गया, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी रह गई, रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करने उसके डिसीजन लेने की पावर उनको दे दी। तो ये सोचो गवर्नमेंट जो है बेसिकली ग्राउंड लेवल पर काम करेगी तो कितने लार्ज स्केल पर यहां पर चीजें जो है वो सुधरती यहां पर नजर आएगी। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान में रख के हम लोग को काम करना चाहिए। आज की डेट में कम से कम इन चीजों को हम लोग समझ सकते हैं कि लोकल एरिया पे जो खासकर लोग काम कर रहे हैं उनके हाथ में ऑथोरिटी देकर तो बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। तो ये अपने ही आप में बहुत ही सिस्टमेटिक एक इनिशिएटिव होगा अगर हम लोग ये काम यहां पर कर देते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखना, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने के बाद में हमारे देश के अंदर में पंचायती राज सिस्टम आया, उससे पहले हमारे देश के अंदर पंचायत नहीं थी। ऐसा कुछ था क्या? ऐसा नहीं है, उससे पहले भी पंचायत थी। सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम हमारे देश के अंदर में किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया? ये स्टेट पीसीएस का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब कई बार पूछा जाता है। पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट किया गया? जरा बताइए, देखता हूं आप में से कौन कौन इसका आंसर देता है। पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, और ये अगर उस राज्य से आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए तो ये स्टेट पीसीएस का भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा, बड़ा ही आसान सा। ठीक है, तो इसके बारे में बताइए, देखता हूं आप में से कौन सही आंसर यहां पर देता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
तो ये आप लोग समझ सकते हैं बिल्कुल। देखता हूं आंसर किसका आ रहा है सही। एग्जैक्टली राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान आप लोग याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पंचायत बाद में ही आई है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिक चीजें कई बार ऐसी होती हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती हैं, तो कंफ्यूजन उसको लेकर आप लोगों के मन में कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। आज की वोकेबलरी है आप लोगों के सामने, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना। देखता हूं आप में से कौन कौन सेंटेंस जो है वो सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर इनके ऊपर बेसिकली सेंटेंस फॉर्म करेगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करें हम लोगों ने, क्या क्या डिस्कस करें देख लेते हैं एक बार। पहले तो देखा क्या क्या दिक्कत थी यहाँ पर। वैसे आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का, जोश कैसा है, जोश ठंडा तो नहीं हुआ, हाउ इज द जोश, तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। प्लान कैसा बना, अब इन पर्सनैलिटी का नाम भी आप लोगों को याद हो गया होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में इनका नाम। और रिव्यू करते करते कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन भी पूछा करेंगे, ठीक है। वीगन डे के बारे में मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, इसी के साथ में मैंने पेगासस वायरस के बारे में बात की यहाँ पर आप लोगों से, ठीक है। प्राइवेसी जो है उसको फंडामेंटल राइट बनाने की बात की गई थी आर्टिकल 21 के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो ये बहुत ही बेसिक सा है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। सर्विलेंस के बारे में बात की यहाँ पर, सारी बातें मैंने बताई, कमेटी के बारे में बात की। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के बारे में और भी कई सारी बेसिकली चीजें देखी, बहुत सारी। इसी के साथ में सिम के बारे में मैंने बात की, आप लोग अपने सिम को कैसे लेकर चल सकते हो याद रखिएगा। गवर्नर वाला आर्टिकल बहुत ही तसल्ली में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, उसके बारे में क्वेश्चन भी डिस्कस किए, आप लोगों को याद होगा। गवर्नर को कौन से पार्ट में रखा गया संविधान के अंदर जरा बताइए। और आप लोगों के राज्य का गवर्नर कौन है, क्या आप लोगों को पता है अपने अपने राज्य के गवर्नर के बारे में? एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। सिर जो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन के बारे में ये काफी इंपॉर्टेंट वो देखा। आप लोगों को ये बताना है, मैंने पाकिस्तान के बारे में पूछा था, चाइना के साथ में हमारी कितनी बाउंड्री टच की जाती है, ये बताइए जरा। स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा, तो याद रखना, जो टीचर है जो स्टूडेंट है वो भी इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक चीजें हैं। बाकी एक छोटा सा आर्टिकल है, ये यहाँ पर राज्योत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है कर्नाटक के अंदर में 68, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ कर्नाटका वासी। तो यहाँ पर 50 ईयर जो बेसिकली सेलिब्रेट यहाँ पर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा पूछा जा सकता है राज्योत्सव के बारे में, तो कर्नाटका से रिलेटेड है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये हल्की सी न्यूज है, आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं, ओके। इसी के साथ में जो आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए वो आप लोग याद रखें। एथिक्स कमेटी के बारे में बात की, आखिर क्या क्या है एथिक्स कमेटी। 0R के बारे में, पार्लियामेंट की वर्किंग कैसे होती है, वो मैंने सारी बातें आप लोगों से डिस्कस की, कोई भी डाउट इसके लेकर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने स्पीकर के बारे में बात की, जो मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कस किया था। रेलवे के बारे में बात की, और इसी के साथ में लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर बातें की, ठीक है। और बाकी ये है आप लोगों का आज का वोकेबलरी वाला सेक्शन। एप्लीकेशन के ऊपर क्लास जो है वो आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, आरओ की। एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी के टीचर ने मजा बांध दिया। देखो यार, थोड़ी सी चीजें लेट हो सकती हैं, पर लेकिन जो टीचर की क्वालिटी रहेगी ना वो बेस्ट रहेगी, ठीक है। कई सारे मेल आए कि सर दिल खुश कर दिया। देखो मेरा बेसिक पर्पज यही था कि भले ही थोड़े से लेट हो जाएं, पर लेकिन जो टीचर आप लोगों को पढ़ाए ना वो टीचर उस सब्जेक्ट के साथ में जस्टिस करने चाहिए। तो इसलिए जो भी क्लास एप्लीकेशन पर चलेगी वो आप लोग ध्यान रखना, हर वो क्लास आप लोग को एक तरीके से सेटिस्फाई करके जाएगी जो कि रियलिटी में जो रिक्वायरमेंट है। जो हिंदी के टीचर है बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है यार, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि बहुत सारी चीजें थी मैनेज करने वाली, तो अब आप लोग समझ सकते हैं। किस किस ने लेक्चर देखा उनका देखना, अभी डेमो लेक्चर चल रहे हैं, उनको सारे लेक्चर फ्री है सबके लिए, तो आप लोग जाकर यहाँ पर देख सकते हैं उनके लेक्चर भी, ठीक है। तो सब मजा आएगा। बाकी यूपीएससी क्लासेस प्रॉपर चली रही हैं, उनको एंजॉय करते रहिए। आरओ की स्टार्ट हो चुकी है, सीडीएस की चली रही है, और बेसिक बैच जिसको आप लोग ले सकते हैं वो सबके लिए अवेलेबल है। कई सारे एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, लगभग 16 सब्जेक्ट उसके अंदर कवर है, ठीक है। तो ये है पूरा जो एप्लीकेशन के ऊपर क्लासेस चलती हैं, और फीडबैक जरूर दिया करो एप्लीकेशन के ऊपर भी। आंसर राइटिंग ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट किए जाएंगे, तो आंसर राइटिंग ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग ग्रुप। कैसा लगा आज का डिस्कशन? आज के डिस्कशन को कितना रेट दोगे जरूर बताना। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। और अब तक भी 1500 लोग लाइव हैं, उन्हें कहते हैं हाय मेरी दैया। आज तो आप लोगों ने झंडे गाड़ दिए। तो कल से फिर टाइम पर आना, एग्जैक्ट 7 बजे लेक्चर स्टार्ट करेंगे शानदार धूम धड़ाके के साथ में। और कल का टारगेट है 2000, तो देखता हूं कौन कौन पूरा कर पाते हैं। लव यू ऑल यार, लव यू दिल से धन्यवाद, ठीक है। ओके ठीक। चलिए 10/10 एक आधा नंबर काट भी लिया करो, कहीं ऐसा क्या कोई गलती नहीं करता हूं मैं। इतना प्यार मत दिखाया करो। चलिए लव यू, और ध्यान रखो अपने परिवार का भी, अपना भी, अपनी सेहत का भी। मौसम चेंज हो रहा है, नया महीना स्टार्ट हो गया, जोश के साथ में सारी चीजें लेकर चलते हैं, ठीक है। और लेक्चर अच्छा लगता है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाया करो, क्योंकि जितना दूसरों तक पहुंचेगा समाज में कुछ चेंज आएगा। तो मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचाओ, और मजा आएगा, पढ़ेंगे अच्छी से चीजों को लेकर, ठीक है। अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती है यार, प्यार बांटने से बढ़ता है, और वैसी चीजें तो शेयर की जाती हैं। ये लेक्चर भी शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में चीजें पहुंचे, ठीक है। क्योंकि जितने पढ़ेगी जनता, जितनी सोसाइटी पढ़ेगी, उतनी अच्छे लेवल पे चीजें आगे लेके चलेंगे।
चलो फिर टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और हाँ अच्छा, एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है, सर विश कर देना, आज वो है क्या बोलते हैं उसको, करवा चौथ। तो जो भी करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे हैं कर लेना भैया, करवा चौथ भी सेलिब्रेट, ठीक है। कहते हैं सर शादी को लेकर अपोज क्यों करते हो? शादी को लेकर अपोज कहाँ करते हो यार? मैंने कभी बोला ऐसा कि शादी अच्छी चीज नहीं है? शादी का तो लड्डू ऐसा, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ, ये तो बड़ा मस्त चीज है। तो एंजॉय कर लो अपना चीज जिसको करना है, छोटी सी जिंदगी यार, सारी चीजें एंजॉय करो, ठीक है। अगर लगता है कोई डेफिनेट पार्टनर है आप लोगों के लिए अच्छा है, जिसके साथ में अपनी लाइफ आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, तो करो ना, फिर किसने रोका यार, अच्छी चीज है। पर लेकिन वो ये गलत जगह फंसो तो फिर निकल भी जाओ वहां से, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं, ओके। चलिए फिर अब लेक्चर समाप्त करते हैं, बहुत हो गया अब, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, अपनी हेल्थ की ध्यान रखो और पढ़ाई को अच्छे से लेकर चलते रहो। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।